अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आपको कहते हैं। प्रोग्राम हम आपके लिए जुम्मतुल मुबारक को लेके आते हैं, यू आस्क्ड फॉर इट, और इसमें एक्सपर्ट में हमारे साथ होते हैं डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपको डॉक्टर सदाकत? खैरियत से हैं? नाज़रीन, आज एक तब्दीली जो है वो ये है, क्योंकि कहते हैं कि तब्दीली जो है वो आनी चाहिए और अच्छी मुस्बत तब्दीली हमेशा अच्छी होती है। और हमारे साथ जो है आज मिस हिरा, जिनको आप अक्सर, मेरा जो प्रोग्राम मंडे को होता है उसमें मेरे साथ को होस्ट होती हैं, तो आज मिस हिरा शायद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? नाज़रीन, आज के मौजू पर बात करने से पहले आप जानते हैं कि आज 1 सितंबर है और दुनिया भर में काफ़ी ममालिक में, सऊदी अरेबिया में भी और यूरोप में भी और मे बी अमेरिका में भी और मे बी ऑस्ट्रेलिया में भी जो है आज मुस्लिम उम्मा जो है कई जगहों पर ईद मना रही है। तो जितनी भी जगहों पर आज 1 सितंबर को ईद है, हम सब की जानिब से, विलिंग वेज की टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जबकि पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि कल ईद उल अज़हा है और इंशाल्लाह हम कल जो है ईद मनाएंगे। और विलिंग वेज ने इस चीज़ को यकीनी बनाया है कि हमारा जो विलिंग वेज का फेसबुक पेज है और इसके अलावा डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का जो फेसबुक पेज है, जो हमारी सिस्टर कंसर्न है, उस पर भी आपको ईद की नशरियात का ताना बाना ज़रूर मिलेगा। सो डॉक्टर साहब, हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग योर ईद? मैं तो सफ़र में होऊंगा। अच्छा। मैं पाकिस्तान से इंग्लैंड जा रहा हूँ जी कुछ दिनों के लिए, तो जी कुछ काम है, तो मैं तो सफ़र में होऊंगा और ज़्यादातर मेरा ख्याल है सो के, लेकिन सुबह ईद के रिचुअल, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद और कुर्बानी के बाद रवाना हो जाएंगे आप? रवाना हो जाऊंगा। ठीक है। और मैंने चुना था ईद का दिन जाने के लिए कि ज़रा आराम से कंफर्टेबली मैं जाऊंगा, क्योंकि मुसाफिर बहुत कम होंगे जी। तो इवनिंग से पहले फिर मैं लंदन पहुंच जाऊंगा, पर अगले प्रोग्राम से पहले मैं फ्राइडे से पहले मैं वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। मिस हिरा, आपने भी तैयारियां कर ली ईद की? हाँ? कल मैं बात कर रहा था मिस इकरा तारिक से, तो मैंने कहा मिस इकरा आपने तैयारी कर ली? कहती नहीं, अभी शॉपिंग तो की नहीं। मैंने कहा अच्छा, शॉपिंग भी करनी होती है ईद पे? नहीं, इसकी ईद उल अज़हा की जो तैयारी है वो तो ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की होती है, दांत तेज़ करने की ज़रूरत है और बकरे के दांत चेक करने की ज़रूरत होती है कि खीरा है, दोंदा है, चौगा है, क्या चीज़ है जी। डॉक्टर साहब, आज जिस मसले की तरफ हम तवज्जो कर रहे हैं वो हमें दुबई से इनबॉक्स हुआ है। मैं आपकी भी तवज्जो चाहूँगा, वुमेन पावर उसमें हमें आपकी चाहिए होगी। डॉक्टर साहब, दिस इज़ अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, और ये एक ऐसा पहलू है हमारे मुआशरे का, बल्कि दुनिया भर में मैं देख रहा था, क्योंकि ये जो मामला है ये जर्मनी से रिलेटेड है, डोमेस्टिक वायलेंस। और मैं बड़ा हैरान हुआ ये पढ़ के कि जर्मनी में एवरी 4th वुमन हैज़ सफ़र्ड डोमेस्टिक वायलेंस एट वन पॉइंट और दी अदर। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जो औरतें हैं उनको मुख्तलिफ़ सोशल स्ट्रेटा में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार मुख्तलिफ है? जैसे कि गरीब तबके, नाख्वानदा तबके, वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा है और जो ज़रा अमीर तबके हैं उनमें कम है। आपको क्या? नहीं, इससे उलट है। जो नाख्वानदा और गरीब तबका है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कम है। हाँ, और जो ऊंचा तबका है, अमीर तबका है, एलीट क्लास है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत रिच लोग हैं, उनमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। और ये सूरत हाल है कि वो ज़रा इसे छुपाने में कामयाब रहते हैं काफ़ी अर्से तक, जबकि गरीबों में ये बात ज़्यादा छुपी नहीं रहती। और वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस हर तबके में है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में जहाँ तहज़ीब व तमद्दन बेहतर हो रहा है और हम तवक्को करते हैं कि ऐसी चीज़ें दुनिया में कम होंगी जी, और यूनाइटेड नेशन इस पे बहुत काम कर रहा है पिछले कोई 70 साल से, लेकिन कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसी पुरअसरार क़ुव्वतें हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाने का बायस बन रही हैं। पुरअसरार? पुरअसरार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। हमारी ज़िंदगी पे बहुत सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं जो इनविजिबल होती हैं, लेकिन हमारे
बिहेवियर पे उनका असर बहुत ज़्यादा होता है जी। तो मैं इसलिए इन मानों में मुहावरतन उनको पुरस्कार कह रहा हूँ। जैसे ज़िंदगी फास्ट ट्रैक पे आ गई है जी। ये जो टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन है, इसने कम्युनिकेशन की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल हटा दी हैं और लोगों को गुस्सा ठंडा होने तक मौका ही नहीं मिलता। उससे पहले ही वो एक दूसरे तक नामुनासिब तबादला ख़यालात कर चुके होते हैं, मैसेजिंग कर चुके होते हैं। पहले चूँकि अगर आपको किसी पे गुस्सा होता था जी तो आपको जब मौका मिलता था बात करने का तो उससे पहले पहले काफ़ी वक्त गुजर चुका होता था और आपका गुस्सा ठंडा हो गया होता था। राइट। अब गुस्से के ठंडा होने के इम्कानात बहुत कम है क्योंकि ज़िंदगी फास्ट ट्रैक पे है। लोग जो हैं वो बहुत से काम कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं और ख़वातीन भी अब काम कर रही हैं प्रोफेशनली, वो भी बिज़ी होती हैं और उनकी रिलायंस फाइनेंशियली मर्दों पे कम रह गई है तो वो भी तुर्की जवाब देती हैं और जिसे हम अपराइजिंग कहते हैं ख़वातीन की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही हैं और अपराइजिंग के नतीजे में मर्द जो है फिर वो हाथ उठाते हैं और उसे जस्टिफाइड समझते हैं। तो ये वैसे किसी लिहाज से भी जस्टिफाइड नहीं है कि जिसकी आपने परवाह करनी है, जिसकी आपने निगहदाश्त करनी है, उसी पे अगर आप हाथ उठाते हैं तो ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान मर्दों का होता है क्योंकि जिसे आप इतने प्यार से ब्याह के लाए होते हैं, जिसे आपने प्यार करना होता है तो आप ऐसे हालात बना लेते हैं कि उसे प्यार करना आपके लिए मुमकिन नहीं रहता और फिर मियाँ बीवी के जो गुर्बत के लम्हात हैं जी वो इंसानी दर्जे से गिर के हैवानी दर्जे पे आ जाते हैं क्योंकि अगर आप किसी को ब्याह के लाते हैं, 200-250 लोग लेके जाते हैं, बड़े एहतराम से इज़्ज़त से लाते हैं और आपके अंदर प्यार के चश्मे बहुत जल्द फिर खुश्क हो जाते हैं, आप गुस्से का शिकार हो जाते हैं तो फिर आप जिसे गुस्से का निशाना बनाते हैं, जिस पे आप हाथ उठाते हैं तो उससे आप प्यार किस मुंह से कर सकते हैं। तो फिर ये एक अजीबोगरीब सा सिलसिला होता है जो एनिमी हो जाता है। या बच्चों की खातर कहते हैं जी आप ज़िंदगी को चलाए रखना चाहते हैं, इट इज़ अ रॉन्ग रीज़न टू लिव इन ए मैरिज। इफ़ यू हैव टू लिव इन ए मैरिज, यू हैव टू लिव फॉर योरसेल्फ, फॉर योर ओन मैरिज। और बच्चों के मामले या बच्चों के नाम पे या बच्चों पे एहसान करके लड़ते झगड़ते मियाँ बीवी बच्चों पे कोई एहसान नहीं कर रहे होते, वो बच्चों की नफ्सियात पे बुरे असरात मुरतब कर रहे होते हैं और बच्चों के नाम पे इकट्ठे रहने से बेहतर है कि आप एक दूसरे के नाम पे, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के नाम पे, और जो मैं कहता हूँ कि जो अज़दवाजी रिश्ता होता है, जो मैरिटल रिलेशनशिप है, ये बुनियादी तौर पर एक रोमांटिक रिश्ता है जो कि यूनिक है टू द मैरिज। ये रोमांटिक रिलेशनशिप आपका कहीं और नहीं हो सकता। आपके बहुत से रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन ये एक यूनिक रिलेशनशिप है जो एक हस्ती के साथ, एक इंसान के साथ आपका होता है। और मैरिज की खुशबू इसमें है, मैरिज का एसेंस ये है कि ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है इसे बरकरार रखा जाए, इसे ज़िंदा रखा जाए। किसी भी उम्र को पहुँचते हुए अगर किसी शादी में से रोमांस निकल जाता है तो समझे उसकी खुशबू ख़त्म हो गई। अगर गुर्बत के लम्हात बहुत दूर और बिखरे हुए हैं, ना होने के बराबर हैं, तो समझे कि शादी ऑलरेडी जो है वो दम तोड़ चुकी है। और अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है और आप किसी मजबूरी से उसको निभा रहे होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक अज़ियतनाक अज़ाब है जो दिन ब दिन लोग सह रहे होते हैं और इसका तदारक करना ज़रूरी है। मैं सपोर्टर नहीं हूँ इस बात का कि ऐसी शादियों को ख़त्म कर दिया जाए। मैं इस बात का सपोर्टर हूँ कि इनके अंदर जो बीमारी का एलिमेंट है, शादी जब बीमार हो जाती है, जब ये रिश्ता बीमार हो जाता है तो उस रिश्ते को सेहत अफ़ज़ा बना लिया जाए, उस रिश्ते को दुरुस्त कर लिया जाए। क्योंकि अक़ल का तकाज़ा ये है कि जो चीज़ दुरुस्त नहीं है उसको दुरुस्त कर लिया जाए, बजाय इसके कि आप रिश्ते को ही तोड़ दें। यानी आप एक दुनिया में देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर अब पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि शादियों का अंजाम अच्छा नहीं होता। आज जो शादियां होंगी 6 महीने के अंदर अंदर बहुत सी छिपकलियां निकल आती हैं, बहुत से
गोरख धंधे पैदा हो जाते हैं और रोना धोना शुरू हो जाता है, शिकवे शिकायतें शुरू हो जाती हैं, और जो इतना खूबसूरत रिश्ता है वो इतनी बदसूरत शक्ल इख्तियार कर लेता है कि लोग पछताने लगते हैं कि आखिर उन्होंने ये शादी का कदम उठाया ही क्यों। बुनियादी तौर पर ख़राबी शादी के कदम में नहीं है, शादी का लड्डू इज़ ओके, का लड्डू जो है वो बिल्कुल ओके है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये काम यानी शादी करना ये सीखने का काम है। शायद माजी बईद में कभी ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब हर काम दुनिया में सीखने का काम बनता जा रहा है। ये पहले ख़वातीन घर में जैसा खाना पकाती थी मर्द खा लेते थे, घर के लोग खा लेते थे, अब ख़वातीन सीख रही हैं। टेलीविज़न पे शोज़ होते हैं जो खाना पकाना सिखाते हैं। पहले लोग खुद ही ड्राइविंग सीख लेते थे, अब ड्राइविंग स्कूल होते हैं। तो हर बात, पहले लोग बिज़नेस करते थे, सीखने का इसमें कोई काम नहीं था, अब लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं ताकि वो बिज़नेस कर सकें, बिज़नेस की जो इसरार व रमूज़ है उनको समझ सकें। दुनिया में संजीदगी आती जा रही है। बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो भी कोच रखते हैं, वो सीखते रहते हैं। जो पहले ही बहुत नुमायाँ कारनामे करते हैं वो भी सीख रहे होते हैं उस खेल को जिसमें उन्होंने नाम बनाना है। तो ज़िंदगी भी एक खेल है, और अगर आप इस खेल में कामयाब होना चाहते हैं तो आप हर मरहले पे कुछ ना कुछ सीखना जो है वो जारी रखते हैं। बज़ाहिर तो अब ऐसा लगता है मुआशरे में हालात को देख के, शादियों ब्याहों के, और चंद ही दिन के अंदर एक दूसरे में लोग कीड़े निकालना शुरू हो जाते हैं, और लड़कियां जिस किस्म की पसमानदा ज़िंदगी अपने ससुराल में गुजार रही होती हैं, बहुत ही तकलीफ़ दे, बहुत ही अजियतनाक। तो यूँ लगता है कि शादी लड़कियों के लिए कोई इज़्ज़त का काम नहीं है। इज़्ज़त का काम है नहीं है, बज़ाहिर यूँ लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इज़्ज़त का काम इसे बनाया जा सकता है, इज़्ज़त का रिश्ता इसे बनाया जा सकता है। वैसे तो कोई भी रिश्ता जो है अपने आप में कोई बहुत ज़बरदस्त रिश्ता नहीं होता, और अगर हम उस पर कोई मेहनत नहीं करते तो वो ख़राब हो जाएगा। ये पनीर की तरह होते हैं रिश्ते, अगर हम कुछ नहीं करते तो फफूंदी लग जाएगी तो ख़राब हो जाते हैं। हमें पल पल इनकी हिफाजत करनी पड़ती है, इन्हें रिजुविनेट करना पड़ता है, रिश्तों को निभाना पड़ता है, सजाना और संवारना पड़ता है। शादी का रिश्ता उसकी एक्सट्रीम शक्ल है, पेचीदा शक्ल है। रिश्तों की मुख्तलिफ शक्लें हैं जहाँ ब्लड रिलेशन तो है कोई नहीं। देखिए, अगर आप सगे भाई से भी नाराज़ हैं, उसने अपने शाम को अपने घर चले जाना है, आपने अपने घर चले जाना है, और अगले दफ़ा आपने 2 हफ्ते के बाद मिलना है, गुस्से ठंडे हो जाएंगे और आप फिर ठीक ठाक चलने लगेंगे। ये रिश्ता ऐसा है कि शाम को फिर आपने अपने ही घर आना है, अपने ही बिस्तर पे आना है, और बहुत जो अनोइंग बिहेवियर्स होते हैं एक दूसरे के उनको भी बर्दाश्त करना है, एक कमरा शेयर करना है, एक टीवी शेयर करना है, रिमोट कौन लेगा, एक बाथरूम शेयर करना है, और अच्छी बुरी हालत में एक दूसरे को देखना है, बने समरे हुए भी देखना है, और सोते में जागते हुए, जमाइयाँ लेते हुए, ऐसे हालात में भी एक दूसरे को देखना है। ऐसे में रोमांस फिर ख़राब हो जाता है। ख़राब तो नहीं होता, लेकिन अगर आप एक दूसरे के लिए बाइसे आज़ार हों तो रोमांस तो ख़राब होगा ना। फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि यानी रोमांस भी हो और फिर आपको गुस्सा भी बीच में साथ साथ चलता रहे। आप रोबोट तो नहीं है ना। जैसे ये शादी के मुतालिक कहते हैं आजकल के ये जुआ है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। कोई कहते हैं जी ये खरबूजा है जो देखने में कोई पता नहीं होता कि मीठा निकलेगा या फीका निकलेगा। ज़्यादातर देखने में ये आता है कि मुआशरे में लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख रही हैं, लड़कियां सीधे रास्ते पे भी रहती हैं, माँ बाप उनको सीधे रास्ते पे रखने पे तवज्जो भी ज़्यादा देते हैं। लड़के खिलंडरे होते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, आवारा भी होते हैं, पढ़ने लिखने की तरफ भी तवज्जो नहीं देते। यूनिवर्सिटी जाने का मकसद ये है कि कोई चलो रोमांस वैस करेंगे, फिर ब्रेकअप होगा, फिर ड्रग्स करेंगे, फिर रोमांस करेंगे, फिर कभी पढ़ भी लेंगे, नहीं तो यूनिवर्सिटी में रहे तो डिग्री तो मिल ही जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो 10 में से 1-2 लड़के मुआशरे में काम के होते हैं, और चल बड़ी कमी बात क्या होगी। और लड़कियां 10 में से 8 होती हैं कॉम्पिटेंट। और चूँकि लड़कियां फिर जो स्टैंडर्ड या मेयारी लड़कियां हैं वो तादाद में बहुत ज़्यादा होती हैं,
और लड़कियों की तादाद भी कुछ लड़कों से ज़्यादा होती है, और वो पढ़ती लिखती हैं संजीदगी के साथ, वो अपना ख्याल रखती हैं, वो सोच के कदम उठाती हैं, और लड़के जो हैं वो सोचे समझे बिना कदम उठाते हैं। लेकिन फिर भी देखिए लड़कों की किस्मत कि वो चूँकि थोड़े होते हैं तो उनकी कदर ज़्यादा होती है। हर चीज़ जो माशरे में आपको कम मिकदार में मिलती है, डिमांड एंड होता उसका ऊपर चला जाता है, और जो चीज़ कितनी भी अच्छी हो, सोना जैसी चीज़ भी अगर ज़्यादा हो जाए तो रेट नीचे गिरता है। तो दुनिया में ये जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है कि जो चीज़ सप्लाई में कम है उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसका भाव ऊपर जाएगा। तो इस हवाले से लड़कियों को भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत होती है कि जहाँ उनका रिश्ता होगा तो एक तो सोच समझ के करना चाहिए, और फिर अपनी शादी को अच्छा बनाने के मिशन पे भी लगना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो कि तो इसका ओनस जो है ज़्यादा लड़की पे आता है कि शादी को अच्छा बना के रखें? ये ओनस तो लड़की पे नहीं आता, ओनस तो हर एक पे आता है, लड़के पे भी आता है, उसके माँ बाप पे भी आता है, माशरे पे भी आता है। लेकिन अल्टीमेटली जो लड़की साइन करती है अपने निकाहनामे पे, तो फिर जब वो साइन जो करती है, और सर उतनी परतों पे लड़का करता है, उतनी परतों पे लड़की करती है साइन? नहीं, फ़र्क होता है ना, लड़की किसी और चीज़ पे साइन कर रही होती है, लड़का किसी और चीज़ पे साइन कर रहा होता है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट है सर? फ़र्क है। जब मौलाना ये कहते हैं कि बाइवज़ इतने हक महर के तुम्हें मैं इस लड़के के निकाह में देता हूँ, तो लड़की इस पे साइन करती है। अच्छा। और लड़का इस पे साइन करता है कि वही उल्टा के कहा जाता है कि फ़लाँ लड़की को बाइवज़ इतने हक महर मैं तुम्हारे निकाह में देता हूँ। तो उससे कुछ तासुर ऐसा मिलता है कि जैसे कोई कीमत अदा की जा रही है, तो उसकी बजाय जैसे ये हम बकरा ईद पे कोई चीज़ अदा करके कीमत ले आते हैं और फिर उसको कुर्बान कर देते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। लेकिन ये जो फ़िक्रे आमतौर पर रटे रटाए निकाह खां बोलते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं इस लड़की का निकाह जिसके वालिद का नाम ये है आपसे कर रहा हूँ, क्या आपको कबूल है? और हक महर इतना मुकर्रर किया गया, यानी इस लड़की का निकाह जो मैं आपसे कर रहा हूँ जिसके वालिद का नाम ये है, राइट, और जो हक़े महर की रकम है या हक़े महर इतना तयन किया गया है या इतना मुकर्रर किया जा रहा है, तो क्या आपको कबूल है? तो फ़िक्रों को थोड़ा बेहतर बना के तासर चेंज भी किया। सर अगर कोई जो है वो एक हायर सिंहासन पे बैठना चाहता है लड़का, तो वो कहे कि जी मैं तो जोरू का ग़ुलाम बनूंगा, तो आप ये कह दें कि मुझे जो है वो दिया जा रहा है एवज़ जो है ये उनके निकाह में दिया जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन निकाहनामे में बहुत सी शराइत की जगह बाकी होती है, और निकाहनामा एक मुआहदा होता है, और उस वक्त जो भी शराइत जैसे पॉकेट मनी के हवाले से, पॉकेट मनी क्या होगी, तलाक़ का हक़ जो है वो खुला का हक़ औरत को है कि नहीं, मर्द जो है वो दूसरी शादी कर सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें उस वक्त लड़की वाले चूँकि थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होते हैं, वो ख्वाहिशमंद होते हैं, और उनका ख्याल होता है कि एक दफ़ा निकाह हो जाए तो फिर बाद में हम मुज़ाकरात करेंगे, रीओपन करेंगे और अपनी शराइत बताएंगे, और निकाह से पहले वो बात को उठाने से डरते हैं क्योंकि उनका ख्याल होता है कि इससे कहीं बात बिगड़ ना जाए, और इवन निकाह वाले दिन तक हक़े महर के बारे में कोई फ़ैसला नहीं होता। लेकिन जितनी भी कदर अफजाई लड़की की शादी से पहले होती है, तो यही मौका होता है कुछ शराइत अच्छी किस्म की पेश करने का, और अमूमन जब लोग इत्मीनान के साथ आगे बढ़ते हैं और डर और खौफ से नहीं मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं, तो लड़के की तरफ से कदर अफजाई मिलती है। नॉर्मली भी सब लड़कियों को शादी की इब्तिदा में कदर अफजाई मिलती ही है, और ससुराल वालों की तरफ से भी बहुत मोहब्बत प्यार का इजहार होता ही है। तो फिर ये बाद में ख़राबी इस वजह से पैदा होती है कि जब छोटी छोटी टेस्ट डोज दे रहे होते हैं हज़रत और उनकी फैमिली, यानी खामद और उसके जो घर वाले होते हैं या लड़की के ससुराल वाले होते हैं, तो वो छोटी मोटी टेस्ट डोज दे रहे होते हैं। चेक। तो बतौर आप डॉक्टर मुझे बताएं कि डॉक्टर टेस्ट डोज
किसी पेशेंट को क्यों देते हैं? सर वो पता क्या करते हैं, हम टेस्ट डोज देते हैं और फिर उधर एक मार्क सा लगा देते हैं कि कहीं ये फ्लेयर अप ना हो जाए, ये कहीं लड़ ना जाए, कहीं इससे ख़राबी ना पैदा हो जाए। अगर वो जगह जो है एकदम लाल हो जाए या पूरा जिस्म जो है उसमें ख़ारिश और कोई ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो हम मज़ीद दवा नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन अगर नज़र आए कि जहाँ टेस्ट डोज दी थी वहाँ कोई रद्द अमल नहीं है तो फिर फुल टिक्का लगा देते हैं, ठीक है ना? तो लड़की को भी छोटी मोटी जो बातें करते हैं खामद या कोई ससुराल वाले, तो बड़े एहतराम से अपनी फीलिंग्स बता दें कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। शुरू के दिनों में ही टेस्ट डोज जब दी जाती है तो उस पर एक छोटा सा रद्द-ए-अमल भी आ जाए तो फिर पूरा टिक्का नहीं लगता। लेकिन लड़की को समझ नहीं होती कि किसी चीज़ पे इजहार नापसंदीदगी कैसे किया जाए कि दूसरे को बुरा भी ना लगे और दूसरे को मैसेज भी मिल जाए कि ये काम हमने नहीं करना। अब देख लीजिए कि ज़्यादातर तो लड़के ही ख्वाहिशमंद होते हैं और लड़कियों के पीछे जाते हैं। क्या आपने कभी किसी लड़कों के कॉलेज के बाद लड़कियों का अंबार देखा है छुट्टी के वक्त के लड़कियां बहुत सी खड़ी होकर लड़के अंदर से निकलेंगे, हम इन्हें छेड़ेंगी? सर ऐसा तो सोच के भी एक्सेप्टेबल नहीं लगता। ऐसा नहीं होता। आपको लड़कियों के कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी ऐसी जगह पे लड़कों का इज्तिमा नज़र आता है जो एक नज़र के ख्वाहिशमंद होते हैं, जो राब्ता करना चाहते हैं, जो इल्तफ़ात चाहते हैं, जो मोहब्बत की एक नज़र चाहते हैं। घर तक छोड़ के आते हैं, फिर अगले दिन इंतज़ार करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक दिन जब लड़की हाँ कह देती है तो उसके बाद से ये उल्टी गंगा क्यों बहना शुरू हो जाती है। फिर जल्द ही ऐसा क्यों होता है कि मैसेज आया है और उसका कोई जवाब नहीं आया, फिर एक और मैसेज लड़की भेज देती है, फिर लड़की तोहफे भेजती है, फिर वो कॉल करती है तो कॉल बैक नहीं आती। शादी के बाद भी सर इसका मतलब ये हुआ कि लड़के जो सलूक शादी से पहले लड़कियों के साथ करते हैं, अगर वो शादी के बाद भी वही सलूक रवा करें, अच्छा सलूक, तो कभी रंजिश ना हो, कभी इख्तलाफात ना हो। शादी से पहले की ही बात नहीं, शादी की इब्तिदा में भी जो अच्छा सलूक लड़के करते हैं बीवी के साथ, तो बीवियों को थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है कि उसको अब सलूक को बरकरार ही रखना होता है ना। लेकिन लड़कियां ऐसे बहुत से अनजाने में कदम उठाती हैं या काम करती हैं जिससे कि कदर गिरनी शुरू होती है। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान होना। इसका मतलब सर ये भी हुआ कि 10 साल बाद जो कुछ लड़कियां या बीवियां अपने शौहरों के साथ कर रही होती हैं शादी के 10 साल बाद, अगर वो शादी से पहले वो कुछ करती हैं तो शादी इंशाल्लाह होती ही ना। देखिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़की की जब शादी होती है तो शादी के इब्तिदा में उसको अच्छे रवैये ही मिल रहे होते हैं। फिर लड़की कुछ ऐसा करती है, इस पे मुझे रिएक्शन का भी खतरा है कि लड़की ऐसा क्या करती है जो हम यहाँ कहते हैं कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। तो कहीं ना कहीं लड़की बताती नहीं है बार वक्त कि कौन से रवैये उसको पसंद है और कौन से नहीं है। और कुछ रवैये शुरू में जो लड़की के होते हैं जिससे उसकी कदर बढ़ती है, वो रवैये छोड़ देती है तो उसकी कदर कम होनी शुरू होती है। क्योंकि मर्दों की ये अपनी कोई ज़ाती नफ्सियाती ज़रूरत है कि वो लड़की की एक मोहब्बत भरी नज़र चाहते हैं और उसके पीछे जाते हैं। और जब उनको ये मुफ्त में मिलने लगती है मोहब्बत भरी नज़र, और एज ए वाइफ जब मुफ्त में बहुत तवज्जो मिलने लगती है और हद से ज़रा ज़्यादा तवज्जो मिलने लगती है, तो फिर लड़कों के अंदर वो एक जो क्रेविंग है उस तवज्जो की, जो जिसके लिए उन्हें थोड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। क्योंकि इंसानों में भी और दूसरे जानदारों में भी ये मेल प्रेरोगेटिव है कि लड़की के पीछे जाना, सोलिसिट करें और उसकी तवज्जो के तलबगार होना, उसमें थोड़ा सा एल्यूसिव होना, लड़की के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द रीच होना, लड़के को थोड़ा सा मैसेज मिलना कि नहीं कुछ और कोशिश करो, अभी मैं मफ्तू नहीं हुई, अभी तुमने मुझे पूरा फतह नहीं किया, थोड़े से और जिद्दोजहद की ज़रूरत है, डू मोर। ये तो अमेरिका वाला काम होगा। तो आप देखें ना, डू मोर, वो कहते हैं जो कुछ पहले कर रहे हो ये थोड़ा सा और करो।
और सर वो अमेरिका को अब लोग, वो जो अभी हालिया बयान आया ट्रम्प साहब का, उसके बाद कहते हैं नो मोर, तो कहीं ये ना हो कि वो बीवियाँ, ये फाइन लाइन क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आप जब बात कर रहे थे 2 पॉइंट्स मैंने आपकी बातों से पिक किए। एक आपने शुरू में जो बातें कही थी निकाह के कॉन्ट्रैक्ट की, तो मुझे ऐसे लगा कि ये स्टार्ट जो है ये बराबर पे होता है। ये मेरा सवाल है आपसे, आई एम नॉट मेकिंग कमेंट। क्या ये मियाँ बीवी का स्टार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट के बाद, निकाह के बाद, वो बराबर पे होता है? दिस इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन इज़, आपने बात की थी कि जो लड़कियां वर्किंग वुमेन हैं, क्या वर्किंग वुमेन को एडवांटेज है अपनी डोमेस्टिक वायलेंस से बचने का और शादी को ज़्यादा अच्छा रखने का इन कंपैरिजन टू दोज गर्ल्स हु डोंट वर्क? सो दीज आर माय 2 क्वेश्चंस। देखिए, पहली बात यह है कि यूजुअली ऑन एवरेज जब किसी लड़की और लड़के की शादी होती है और वो स्टेज पे बैठे होते हैं दोनों एक सोफे पे साथ साथ, तो सामने के लोग जो हैं उनका कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि जोड़ी कैसी है। इसको हम कहते हैं मेटिंग रेटिंग। ओके। यानी उनकी रेटिंग क्या है, वो कहते हैं लड़के को 10 में से मैं 8 नंबर दे रहा हूँ, और लड़की को किस किस बात पे नंबर मिलते हैं? लड़कियों को या लड़के को? लड़के को आमतौर पर नंबर मिलते हैं उनके आमदनी पे, उनके सोशल स्टेटस पे, उनकी एजुकेशन पे, और फिर उनकी मर्दाना वजाहत पे। ओके। ये सब चीज़ें मिलके तो लड़कों को नंबर मिलते हैं। ये मेटिंग रेटिंग उसकी है कि 10 में से 8 देते हैं। और लड़की? और लड़की को उसके हुस्न व जमाल पे सबसे पहले, और उसकी फिर तालीम पे, फिर उसकी ख़ानदानी बैकग्राउंड पे, और जो सोशल स्टेटस है, अगर वो डॉक्टर है तो वो अगर उसकी उससे भी रेटिंग ऊपर बढ़ती है। तो अमूमन आप समझें कि एक आध फिगर का ही, एक आध अदद का ही फ़र्क होता है किसी भी शादी में। टू बिगिन में आप देखें तो 7 और 8 की शादी हो रही है, 8 और 9 की शादी हो रही है। तो अच्छा, अगर ज़्यादा फ़र्क होगा तो ये मुश्किलात में घिर सकती है शादी? ज़्यादा फ़र्क होता नहीं, वो हमारी नज़र में होता है, लेकिन कोई ना कोई पीछे वजह होती है। जब शादी की बात या शादी तक नौबत पहुंचती है तो मेटिंग रेटिंग करीब करीब ही होती है। एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी किए जा रहे होते हैं। कहीं लड़का ज़्यादा दौलतमंद है, कहीं लड़की ज़्यादा दौलतमंद है, तो वो कॉम्पनसेट कर रही होती है मेटिंग रेटिंग में। और शादी के बाद मेटिंग रेटिंग कुदरती तौर पर बदल रही होती है, क्योंकि लड़के की इनकम ज़्यादा हो रही है, या वो शोहरत उसकी बढ़ रही है, या उसका कोई स्टेटस बढ़ रहा है, कोई ओहदा उसको ऐसा मिल गया है तो जिससे शान और शौकत में इजाफा होता है, या लड़की है तो उसमें बच्चे पैदा हो रहे हैं 1 2 3 4 5, और वो अपना ख्याल नहीं रख पा रही, ओवरवेट हो गई है, या कुछ हुस्न जमाल में कमी आ गई है। सब बच्चे होने से तो ख़वातीन चौड़ी हो जाती है। वो तो समझती है कि वो मजबूत अड्डा मजबूत हो गया उनका। लेकिन मेटिंग रेटिंग पे फ़र्क पड़ता है, जबकि दोनों मियाँ बीवी का फ़र्ज़ होता है कि अपनी मेटिंग रेटिंग को कम से कम बरकरार रखें, नहीं तो ऊंचा लेके जाएं। और ज़ाहिर है कुछ चीज़ें तो इंसान के बस में नहीं है, पर कुछ इंसान के बस में है। जैसे हुस्न इखलाक जो होता है, यानी हुस्न सीरत जो होता है, ये मेटिंग रेटिंग को हमेशा ऊपर ले जाने वाली चीज़ है। इट मैटर्स। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर होना, एंटरटेनर होना। शादी में कौन सा एंटरटेनर हो? एंटरटेनर मियाँ भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, इसमें बड़ी ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत शादी में एंटरटेनमेंट की है, सर मोहल्ले वालों की एंटरटेनमेंट होती है। और मुझे वो जोक मैं कई दफ़ा पिट चुका है, मैं कई दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। कहते हैं आपके घर से बड़ी हंसी की आवाज़ें आती हैं। कहते हैं आहो ਉਹਦੀ वजह है कि मैनू ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ कोई चीज़ सुट के मारते हैं जोर दी, जे मैनू लग जाए तो हसते हैं, और जे ना लगे तो मैं हसदा। तो इस पासे सर एंटरटेनमेंट तो ऐसी रह जाती है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ये हर इंसान को अच्छी लगती है, और मियाँ बीवी भी एक दूसरे के लिए इसका एहतमाम करते हैं, तो या एक दूसरे को खुश करने की कोशिशें करते हैं। फिर एक दूसरे की तारीफ़ करने से बहुत कबाख्तें जो है वो पैदा नहीं होती। सर मूँह घुंगनियाँ पै जाती, अपनी बीवी की तारीफ तो की नहीं जाती। अच्छा, माशरे वाले नहीं एक्सेप्ट करते। हालांकि मजहबन भी मियाँ या बीवी जब एक दूसरे की तारीफ करें, चाहे झूठी तारीफ करें, तो वो झूठ नहीं होता। अच्छा, यानी सारा दिन सारे शहर में झूठ बोलते रहेंगे, जब मियाँ या बीवी के सामने मैं सच्ची गाल करने का, सच बोलने का दौरा उसी वक्त पड़ता है।
और दूसरा सवाल आपने जो ये किया था, मैं फिर मेटिंग रेटिंग की तरफ बाद में वापस आऊँगा, और दूसरा सवाल जो आपने किया था, वर्किंग वुमन हो, यानी वर्किंग वुमन हो, कमाती हो, पढ़ी लिखी हो, तो ये चीज़ एक स्ट्रेंथ होती है वुमेन की। लेकिन ख़वातीन अक्सर इस ताकत का इस्तेमाल अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने से करती हैं। वो कैसे? यानी जो एक अनपढ़ औरत होती है जो कमा नहीं रही होती, वो निबाह की पॉलिसी पे इस वजह से चल रही होती है कि वो खाएगी फिर कहाँ से, और उसकी ये कमज़ोरी उसके घर के बसाए रखने का बायस बनती है, अगरचे वो बड़ा अजियतनाक है और नामुनासिब है। लेकिन इसके बरक्स जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं और कमा रही होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं, डॉक्टर होती हैं, तो उनका ये जो एरोगेंस सी बन जाती है और जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उनकी एक कमज़ोरी बन जाती है, क्योंकि वो उसे अपने फ़ायदे की बजाय अपने नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो मुआशरे में अगर आप देखें तो जो ख़वातीन अच्छा कमा रही होती हैं तो उनकी शादियां जो है वो तलाक पे मुंतज होती हैं बहुत ज़्यादा। और अगर एक ख़ातून जिसकी 2-3-4 सहेलियां तलाक की तरफ चल पड़ें या तलाक हासिल कर लें, तो उस खातून के तलाक के इम्कानात खुद ब खुद काफ़ी ज़्यादा डबल ना सर, उसको तो सबक सीखना चाहिए। नहीं, वो इंसान का सबक सीखना बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होता, बल्कि उसे जो चीज़ बार बार होती नज़र आती है, जैसे अच्छे भले बंदे रेड लाइट पे खड़े होते हैं और एक बंदा सिग्नल तोड़ के तो निकल जाता है, तो उसके सिग्नल तोड़ के निकलने से एक और जो है निकल जाता है और पीछे सारे ही निकल जाते हैं, हालांकि रेड लाइट अपनी जगह मौजूद है। तो इंसान में भेड़ चाल भी होती है, और समझदार लोग अगरचे अपने आप को काबू में रखते हैं और भेड़ चाल से बचते हैं, तो जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो स्ट्रेंथ्स होती हैं, उनको अपनी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आप कमाती हैं और आपने शादी भी की हुई है, तो महज इस वजह से कि आप रोटी खा सकती हैं, सरवाइव कर सकती हैं, तो तलाक लेना मुनासिब नहीं है। बल्कि जो चीज़ बीमार है, जैसे शादी बीमार हो गई है, तो उसकी तंदुरुस्ती के लिए काम करने की ज़रूरत होती है, जो पढ़े लिखे आदमी के लिए बहुत आसान है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स सीख ले, जो इंसानी स्किल्स सीख ले, क्योंकि हम में हैवानी स्किल्स भी होती हैं जो सीखने के बगैर ही हम अच्छी तरह जानते हैं, गुस्सा करना, हाथापाई करना, घूरना, मार कुटाई करना। तो उनसे इज्तनाब करें और एक लाइन खींच लें कि हमने इंसानी स्किल्स के जो लाइन है उससे ऊपर ऊपर रहना है, हैवानी स्किल्स वाले हिस्से भी नीचे नहीं गिरना, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सर, ये जो झिकझिक होती है आपस में, किसी बात पे इख्तलाफ राय हो गया, मियाँ बीवी में भी हो सकता है, इंसानों में किसी में भी हो सकता है, और जब आपने बताया इकट्ठे रहते हैं, कहीं और जाना नहीं, एंड अप अगेन इन द सेम रूम, सेम होम। तो अगर अब ये पढ़ी लिखी है या वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो बात कर सकती है, वो राइट पे बोल सकती है, तो अब पहले तो सिर्फ बात हो रही थी, अब जब वो बात करेगा, बंदा ऊंचा बोलेगा या कुछ, तो वो भी आगे से बोलेगी, तो फिर बात तो आखिर हाथापाई पे नौबत आ गई। जब कोई बंदा ऊंचा बोलता है जी, तो खातून को ऊंचा बोलने की क्या ज़रूरत है, या खातून ऊंचा बोले तो बंदे को ऊंचा बोलने की क्या ज़रूरत है? क्या आपका अपना कोई ज़ाती स्टाइल नहीं है और आप दूसरे के स्टाइल के पीछे चलते हैं? क्या आपकी कुंजी दूसरे के हाथ में है? अगर आप अच्छे सोबर तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से बात करते हैं, तो आप उसी तरह बात करते रहें। क्या ऊंचा बोलने से या बदतमीज़ी करने से इंसान मौसर हो जाता है, इफ़ेक्टिव हो जाता है? क्या आप उसी तरीके से बात कर सकते हैं, और ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सेज हैं वो फैसला करते हैं कि आखिरकार नतीजा क्या निकलेगा। मसलन अगर एक मियाँ जो है वो बीवी के आर्ग्यू करने पे या अपराइजिंग से या सामने उठ खड़े होके बोलने से गुस्से में आके कहता है कि खामोश हो जाओ नहीं तो मैं मारूंगा तुम्हें, बिल्कुल, तो बीवी कहती है मार के दिखाओ। हाँ। अब मर्द हो तो मार के दिखाओ। तो सर अब चॉइस क्या है? तो एक ही चॉइस है। अब मैं तो आपको कहता हूँ कि बहुत सारे चैलेंज कर दिया ना, कि बहुत सारे मर्डर ऐसे होते हैं कि कोई किसी पे गन तान लेता है। मैं मियाँ बीवी के रिश्ते की बात अब नहीं कर रहा, कोई किसी पे गन तान लेता है तो दूसरा वक्त है सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है, कहते हैं मार के दिखाओ, मार के दिखाओ, तो अब वो मारेगा ही फिर, और ही हैज नो चॉइस। चैलेंज नहीं करना। मिसाल के तौर पर मियाँ कहता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, थप्पड़ मारूंगा, तो
बीवी को कहना चाहिए कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे तहम्मुल से बात करें, मैं आपकी तवज्जो से बात वैसे ही सुनने के लिए तैयार हूँ। या वो कहता है कि मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, या कोई बंदा धमकियाँ देता है, तो आपसे कहते हैं कि आप तबाह कर सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही इकरार कर रही हूँ। इतनी समझदारी हो जाए तो क्या चाहिए। वो तो ख़वातीन अक्सर कहती हैं करके दिखाओ। हाँ, मेरे 5 भरा ने उन्हें वेखी जा देंगे सर। एग्जैक्टली, ठीक है, so it ends up like that। और फिर जब मार खा के बैठती हैं तो घर वालों को बताती भी नहीं है। वो घर वालों को कहती हैं हमने बॉदर नहीं करना, घर वालों को बताया तो वो बीच में आ जाएंगे तो पता नहीं मेरी शादी टूट जाएगी, मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती। भाई तकलीफ़ तो आप पहले ही काफ़ी दे चुकी हैं, जब आप पैदा हुई थी तो माँ को तकलीफ दी थी सारी वो तो सर लड़के ने भी दी, मदद वो तो चलता रहता है। अब माँ बाप को अगर नहीं कॉन्फिडेंस में लेते तो आप अपनी एक बहुत बड़ी सपोर्ट से अपने आप को महरूम करते हैं। देखिए, अगर खामद परवाह नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप या दुनिया में दूसरे लोग भी परवाह नहीं करते। दुनिया में हमेशा परवाह करने वाले लोग मौजूद होते हैं, बशर्ते कि आप उनसे रुजू करें। क्योंकि अपने आप को आइसोलेट करना तो उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाली बात है जो खामद अक्सर करते हैं कि बीवी जॉब नहीं करेगी, बीवी कमाएगी नहीं, बीवी माँ बाप को नहीं मिलेगी, बीवी सहेलियों को नहीं मिलेगी, बीवी रिश्तेदारों को नहीं मिलेगी। तो इतना निहत्ता जब करते हैं खामद बीवी को, तो मुझे बताइए उसका मकसद क्या होता है? कोई किसी को निहत्ता अकेला क्यों बनाता है? सर, कई दफ़ा फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं आ रही होती, जिस तरह आपने कहा कि किसी और से हेल्प लें अगर घर में प्रोवाइडेड नहीं है। अब जिस तरह कल मैं सुन रही थी कि हस्बैंड ने गुस्से में कहा मैं फिर तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसने कहा हर दफ़ा तलाक की धमकी देते हो तो दे दो। तो उसने गुस्से में आके दे दी एक तलाक। वो घर गई अपनी मदर के पास, उसने कहा मुझे जिस तरह तलाक हो गई है। उन्होंने कहा हमारे माशरे में औरतें 3-3 तलाक़ें लेके भी वहीं बैठी रहती हैं। हाँ, ये बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है। हम जो एडिक्शन अल्कोहलिज्म के केसेस हम देखते हैं तो अक्सर ख़वातीन जो इलाज में शमूलियत इख्तियार करती हैं, जब खामद इलाज में आता है तो वो बताती हैं कि ये तो रोज़मर्रा का मामूल है, ये तो चलता रहता है, ये तो नशे की हालत में था, ये तो गुस्से की हालत में था। अब मुझे बताया तलाक प्यार की हालत में भी होती है कि जी प्यार की हालत में कोई देगा तो होगी। और उसमें भी बड़े फिर कंफ्यूजिंग ऐसे काम हैं जिसमें लोग समझते हैं कि 3 दफ़ा कह दिया तो ये तलाक होगी। नहीं, इस तरह नहीं होती। या तलाक के जो एक मुफस्सल तरीके हैं वो उलमा ने बयान किए हैं, जो कि आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि कुरानिक अहकामात तलाक जैसे फ़ेल के बारे में क्या है, जो कि अगरचे पसंदीदा नहीं है लेकिन ज़िंदगी में इसका भी अमल दखल मौजूद है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई शख्स आपको कुछ कहता है तो उसका एक अप्रोप्रिएट आंसर होता है। जब भी देखिए, अगर कोई कहता है कि मुझसे बुरा कोई ना होगा तो आप इसे सीरियसली लें, क्योंकि बंदा अपने बारे में बता रहा है कि मैं कैसा हूँ। या बंदा कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन कर दूंगा, मैं देखो फिर तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ, तो आप उसे गुस्से की बात ना समझें। वो एक खिड़की खोल के आपको मौका दे रहा है कि मेरे दिमाग में झांक लो। इस वक्त कितनी दहशत और कितनी जो है ख़तरनाक अज़ाइम है मेरे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात बंदा बीवी को खुद कह रहा होता है कि बचो मुझसे, मतलब हट जाओ इस वक्त, मतलब बहस ना करो, लेकिन वो कहती है अज्जी में पुज के गल करनी है। तो इससे जो मसाइल होते हैं, तसादम होते हैं, क्योंकि जब किसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स का सैलाब आया होता है, केमिकल्स का सैलाब आया होता है, तो आप खुद कह सकते हैं कि इस वक्त मतलब मुनासिब नहीं है बात करना, क्यों ना हम कल सुबह 10 बजे बात करें। जब भी आप किसी से उस वक्त बात नहीं करना चाहते, कल या परसों बात करना चाहते हैं, तो ये कभी ना कहें कि फिर कभी बात करेंगे, बल्कि आप कोई ना कोई ऑप्शन दे के क्यों ना कल सुबह या परसों शाम बात करें। और याद रखें कि जब वक्त गुजर जाता है तो जो केमिकल्स हमारे बिखरे होते हैं, गुस्से के केमिकल्स, तो वो सैलाब भी ठंडा पड़ जाता है और पानी दोबारा किनारों के अंदर आ जाता है। कूलिंग ऑफ पीरियड गुजर जाता है। कूलिंग ऑफ पीरियड है, और लोग अपने गुस्से को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकते, और फिर इसी वजह से कहा जाता है कि लोग पहले गुस्से में बहुत तंग करते हैं और फिर बड़े गुस्सा उतरने के बाद मेहरबान हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में होता है दिल दा बड़ा चंगा है। अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पर हाथ दा बड़ा पारा है। मतलब को हाथ छोटो पर दिल दा बड़ा चंगा हो, तो ये कोई बात नहीं है। ये दिल का अच्छा होना, ये सब मुहावरे हैं। दिल का अच्छा वही है
जिसके दिल से रोशनी निकलती है और जो दिल पर काबू रख सकता है, हाँ, जज्बात पे भी, जो दूसरों के लिए खैर ही खैर है। मोमिन वो है जो सरासर खैर ही खैर है। मुझे बताइए कि बहुत से ऐसे हालात होते हैं जिसमें कि इंसान को इरिटेशन हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, तो आप एग्ज़िट क्यों नहीं ले सकते, आप टाइम आउट क्यों नहीं ले सकते? जब आप फिट नहीं है बातचीत करने के लिए तो आप दूसरे को बता क्यों नहीं सकते? वो जब खिलाड़ी खेल रहा होता है और उसको चोट लग जाती है तो वो थोड़ी देर के लिए टाइम आउट ले लेता है ना, वो खेलता नहीं रहता, वरना और चोट लग सकती है। और ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है एग्ज़िट लेना, क्योंकि फिर आप जब री एंट्री लेते हैं, बातचीत में दोबारा शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। फिर एक और बात भी होती है कि हम घरों में जब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हम उस वक्त तक ज़रूरी बातें नहीं करते जब तक कि हम तप नहीं जाते या कोई ताज़ा वकूआ नहीं हुआ होता। बहुत सारे इशू पेंडिंग होते हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत होती है और हम बात नहीं करते कि आज इतना अच्छा मौसम है, आज तो ये त्यौहार है, आज तो घर का माहौल बहुत अच्छा है, तो फिर किसी दिन बात करेंगे, चंद दिन बाद बात करेंगे, फिर वो दिन कभी नहीं आता जब के बात करनी होती है, तो एकदम ही धड़ल्ले। और जब कोई किसी वजह से हम तप जाते हैं, टेम्परेचर हाई होता है, तो उस वक्त फिर हम सारी बातें पुराने मुर्दे भी उखाड़ लेते हैं। ये पुराना असला ऐसे होता था ठुस करके चल जाता था, नहीं वो चलता नहीं था उस वक्त जब तक कि उसे गर्म ना किया जाए। सर ये एक रिचुअल बन गया ना, रेड फ्लैग नज़र आया, उधर ही क्राइसिस क्रिएट किया, बैगेज सारा इंक्लूड किया और उसके बाद अपना टॉलरेंस लेवल 0 पे ले गए और बस फिर। असल में इंसानों के अंदर ये सलाहियत उन्हें पैदा करनी चाहिए, सीखना चाहिए कि जब बिल्कुल कोई ताज़ा वकूआ ना हो, घर में कोई हादसा, कोई फड्डा ना हुआ हो और कोई इशू हो जिस पे बात करने की ज़रूरत हो, तो दूसरे से इजाज़त लेके तो उस इशू पे बात कर ली जाए और अपने विल पावर के ज़रिए कोशिश करके बात कर ली जाए, चाहे उससे वक्ती तौर पर थोड़ी सी बदमज़गी सी महसूस हो, लेकिन फिर उस बदमज़गी को समेट के वापस बेहतरी की तरफ ले आएँ। लंबी बात ना करें, पर साथ के साथ जब हम बात करते रहते हैं तो फिर हमें वो हालात का, बुरे हालात का सामना नहीं होता। लेकिन जब हम झिझक में खामोश रहते हैं और दूसरा समझता है कि टेस्ट डोज का कोई रिएक्शन नहीं आया तो पूरा टीका ठोक दो, तो ये वो चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि हम उस वक्त ही क्यों इतने लंबे चौड़ी बातें करते हैं जबकि हम तपे हुए होते हैं, और उस वक्त हम पिछले हफ्ते की बात भी, पिछले महीने की बात भी, फिर उसके रिश्तेदारों की बात भी, फिर उसके फ़लाँ की बात और फ़लाँ की बात और बढ़ा चढ़ा के ये सारी चीज़ें करना। अच्छा डॉक्टर सदाकत, ये पूरी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिस तनाजुर में कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, मार कुटाई और ये जो है सारी हमने बात की है, ये अब्दुल रज़ाक साहब हैं, दुबई में मुकीम हैं, इनकी बेटी का मसला है। मैं थोड़ा सा तवील है, आई विल जस्ट गो थ्रू इट मिस हिरा क्विकली एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर ऑन दिस पर्टिकुलर ये जो इशू है। तो मेरा ख्याल है ब्रेक ले लें पहले, अब देख लीजिए जैसा पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं तो ये मसला जो है डिस्कस करते हैं। नाजरीन आप भी हमारे साथ रहिए और वंस अगेन लेट मी रिमाइंड, जहाँ जहाँ पे भी जो है ईद मना रहे हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मगर खुशी के लम्हात को दायम रखने के लिए, हमेशा कायम रखने के लिए ये वो मौका है जब घर एक इकाई है और अगर वहाँ पे खुशियाँ फूटेंगी तो पूरा मुआशरा उन खुशियों में नहाएगा। तो पलट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, बट आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं, ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है।
हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये वो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल। फियर बुनियादी तौर पे अगर नहीं होता जब हम पैदा होते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमें नुकसान दे सकती है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुंच सकता है, मगर फियर से इसका मतलब है कि फ़ायदा भी पहुंचता है कि हम वो चीज़ें जैसे सांप है या कोई और ऐसी चीज़ है उससे हम अपना थोड़ा फासला रखते हैं। मगर जब हम उस फियर को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं और फियर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और हम किसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में रूनुमा हो जाता है जो हमारी सोचों पर भारी पड़ जाता है, जो हमारी सोचों का हिस्सा बन जाता है, तो उस सिचुएशन में या उससे मिलती जुलती सिचुएशन में वी बिकम फोबिक, हमें उससे डर लगने लग जाता है। और अनलेस हमें कोई गाइड करके उसमें से ना निकाले, so we live with that kind of fear. True. Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways Pakistan. करवाया ना कि फोन क्यों नहीं? व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस की। पाकिस्तान हो या जर्मनी हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, कहीं पे भी हो, जहाँ पे मियाँ बीवी मिल के रहते हैं, जहाँ पे हमारे पंजाबी में तो एक मिसाल है, डॉक्टर सदाकत पंजाबी की मिसाल जो है वो कहते हैं जितने पांडे होंगे खड़क देते हैं। तो ये पर मियाँ बीवी पांडे नहीं होंगे। अच्छा, वो पांडे नहीं, ठीक हो गए। तो ये क्रॉकरी जो है ये कई दफ़ा उसमें दराड़ भी पड़ जाती है, तरेड़ भी आ जाती है। तो जितनी एक्सपेंसिव क्रॉकरी हो, जितनी अच्छी क्रॉकरी, उसका ख्याल भी ज़्यादा रखना चाहिए। नाजरीन, एक मसला अब्दुल रज़ाक साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तवज्जो चाहूँगा मैं ज़रा, प्लीज़ लिसन टू दिस वन। अब्दुल रज़ाक साहब ने हमें ये लिख के भेजा इनबॉक्स में, कहते हैं दुबई में होता हूँ, आपका प्रोग्राम बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखता हूँ, आपकी बसीरत के बड़े मद्दाह हैं ये। इनकी ज़ाती तौर पर अपनी बेटी की अज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल पर मदद दरकार है। इनकी एक बेटी और एक दामाद जो हैं वो घरेलू नाचाकी का शिकार हो गए हैं और ये आपसे काउंसलिंग के ख्वाह हैं अब्दुल रज़ाक साहब। अब्दुल रज़ाक साहब बिजनेसमैन हैं, दुबई में सेटल्ड हैं, वसी कारोबार है इनको और इनके और भी बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, शादीशुदा है, एक बेटी जर्मनी में है और शादीशुदा हैं। 2 बेटे हैं, एक अपनी बीवी के साथ लॉस एंजलिस में क़याम पज़ीर है और एक बेटा डॉक्टर है यूके में। जिस बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है वो जर्मनी में मुकीम है, वो मैनेजरियल लेवल की IT प्रोफेशनल हैं, उनके खाविंद डॉक्टर हैं, उनके खाविंद में कोई अखलाकी कबाहत तो नहीं है, गिरावट नहीं है, न ड्रिंकिंग न वुमनाइजिंग, बल्कि काफ़ी कट्टर मजहबी सोच के हामिल हैं। अपने ख़यालात और तरीक़ा कार और रवैयों में भी सख्त हत्ता के दुरुस्त हो जाते हैं, मूड के भी वसीले हैं, तैश में जल्दी आ जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। अपनी बीवी यानी अब्दुल रज़ाक साहब की बेटी से सख्ती से पेश आते हैं। वो अपनी बीवी से तवक्को करते हैं कि कटलरी यानी चम्मच कांटे तरतीब से रखे जाएं, यानी बड़े चम्मच एक तरफ, फिर खाने के चम्मच और फिर चाय के चम्मच। अगर इसमें कोताही होगी तो पारा चढ़ जाएगा। बहस उन्हीं नहीं, उनको बीवी से कंप्लायंस चाहिए।
उनकी मिसेज़ ने प्रेगनेंसी की वजह से गर्मियों में रोज़े छोड़े थे और सर्दियों में रोज़े रखने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी बीवी को मना किया कि गर्मियों के रोज़े छोड़े थे, गर्मियों में पूरे करो खुशबख्त, सर्दियों में छोटे और आसान होते हैं तो सवाब कम होगा। बीवी को ख़र्चा देने में कीलो काल से काम लेते हैं, थोड़े बखील भी हैं। उनकी बीवी वर्किंग वुमेन है, इसलिए बच्ची को नर्सरी में छोड़ती हैं। वो इंसिस्ट करते हैं कि क्योंकि बच्ची नर्सरी में बीवी के काम की वजह से रहती है तो नर्सरी की या बेबी केयर या बेबी सिटिंग की फ़ीस या मुआवजा भी बीवी अदा करे। अगर बच्ची को नर्सरी से उन्हें ख़ुद पिक करना पड़े, वाइफ कहीं पे बिज़ी हो और इनको पिक करना पड़े, तो 3, 4 या 5 मार्क बीवी को कहते हैं, जर्मनी की करेंसी कहते हैं कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दो क्योंकि तुम्हारा ये काम है, मुझे पिक करना पड़ रहा है। अगर किचन में प्याज बासी होकर बदबू दे जाए तो झगड़े की नौबत आ जाती है। पुराने पड़े हुए ब्रेड स्लाइसेस बीवी को कहते हैं खाओ, इसरार करते हैं कि रिस्क ज़ाया ना करो। ख़ुद अपना ख्याल नहीं करते सेहत का, और शादी को 8 साल हो चुके हैं मगर बहुत मोटे हो गए हैं। बीवी को जहन्नुमी कहते हैं कि तुम अपने शौहर को खुश नहीं रखती, तुम जहन्नुमी हो। बीवी को काले मुँह वाली भी कह देते हैं गुस्से में, अगर वो आगे से बात करे मनहूस भी कह देते हैं, कभी ताने देते हैं कि तुम्हारा तो ख़ानदान ही गंदा है। रोज़ रोज़ के झगड़े मामूल बनते जा रहे हैं। बीवी ने कहा कि मेरे ख़ानदान को बुरा ना कहें, तो कहा ज़बान चलाती हूँ खामिद के सामने मैं थप्पड़ लगा दूँगा। बीवी ने कहा कि ज़ुबानी बात करें, ख़बरदार जो हाथ लगाया तो उसको मारा पीटा। बीवी ने फ़ोन करके पुलिस को कॉल कर लिया, पुलिस खामिद को पकड़ के ले गई। वुमेन पुलिस ने बेटी से सारी तफसीलात मालूम की, इनकी बेटी से यानी इनका ज़िक्र हो रहा है। पुलिस स्टेशन से बीवी को फ़ोन किया गया, पुलिस ऑफिसर्स ने फ़ोन किया कि 18 आवर्स के बाद कि वार्निंग देकर छोड़ दें या बात आगे बढ़ानी। बीवी ने कहा छोड़ दें, मगर पुलिस ने कहा कि खामिद को कोर्ट भेजने का अब हमने फ़ैसला किया है, ये हम ऐसे नहीं, इसको वी कैंट लेट इट गो लाइक दिस, जिसमें उनको 3 हफ्ते के लिए अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया और घर की हदूद से एक फ़ासले तक महदूद कर दिया गया कि आप घर नहीं आ सकते। अब खामिद की नौकरी भी ख़तरे में है, जर्मनी में उनके परमानेंट स्टेटस पर भी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। बीवी ने सारा माजरा अपनी सास को पाकिस्तान में बताया और अपने वालिद को भी दुबई में कॉन्फिडेंस में लिया, गो कि पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया था। वो चाह रही थी कि ये मामलात अपने ससुराल में या अपने घर में भी पता न चलें। तो उन्होंने बहू को कहा कि तुमने उजलत की है, पुलिस को नहीं बुलवाना चाहिए था, ये तुमने इंतहाई कदम उठा लिया और गलत कदम उठा लिया, जिसकी वजह से ये जो है इनकी बेटी, उनको गिल्ट महसूस हो रहा है। अब ये कह रहे हैं अब्दुल रज़ाक साहब कि मैं दुबई में हूँ मगर मेरी बेटी के लिए मैं कुड़ता रहता हूँ, समझ नहीं आती क्या करूँ मैं और मेरी बेटी। इस शादी में सेपरेशन या डाइवोर्स नहीं चाहते हैं, सिर्फ खामिद के रवैये में लचक, नरमी और मुस्बत तब्दीली चाहते हैं, उनका रवैया मददगार हो जाए। दुबई में बैठकर मैं कैसे असरअंदाज हो सकता हूँ इस अपनी बेटी की शादी पर या उनके शौहर पर। मैं इस रिश्ते को कैसे जो है कोशिश करूँ कि वो संभल जाए और दोबारा ख़ूबसूरत हो जाए, इस घर में ये घर न टूटे, बच्चे टूट फूट से बच जाएं। डॉक्टर सदाकत, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। ये बड़ा फेमिलियर सा प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ अंदाज में हमारे सामने आता रहता है। कभी किसी के अल्कोहलिज़म की वजह से बीवी की शामत आती है, कभी कोई और मसला होता है, कभी कोई पैरानोया है, कभी एडिक्शन जी, कभी वर्कोहलिज़म, कभी और मामलात ऐसे होते हैं। मगर यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है, और यहाँ सिर्फ गुस्से का मामला है और कुछ ऐसी पैराडाइम्स का या ईमानियात का मामला है जी, जो एक्सट्रीम दर्जे की हैं और जिन पे लोग चल के अपने अंदर एक राइटियसनेस महसूस करते हैं। और गुस्से का जो मामला है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि बुनियादी तौर पर गुस्सा हराम है जी। अच्छा, गुस्सा मुकम्मल हराम है, यानी जो चीज़ हराम होती है वो हराम होती है, यानी या तो कोई चीज़ हराम होती है या कोई चीज़ हराम नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि गुस्सा कम हराम है, शराब ज़्यादा हराम है और शिर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हराम है। तो जो हराम है सो हराम है,
लेकिन गुस्से के मामले में लोग कहते हैं कि नहीं, सच बात पे गुस्सा आए तो वो हराम नहीं है, हक बात पे गुस्सा आए तो वो हराम नहीं है, किसी के गलत बिहेवियर पे गुस्सा आए तो वो हराम नहीं है। तो मैं जब पूछता हूँ कि इसकी कोई दलील लाएं तो वो फिर दलील कोई इसकी नहीं ला सकते। एक्चुअली वो हमने खुद परसेप्शन ऐसे क्रिएट किए हुए हैं कि जो हम करते हैं वो ठीक करते हैं, जो दूसरा करता है वो गलत करता है। और बाज़ औक़ात हम कुरान पाक में से भी चीज़ें ला के अपनी मर्ज़ी से पिक एंड चूज़ करते रहते हैं, और जो कुरान पाक को हिस्सों बखरों में बांट के हम अपने मतलब की बात निकालते हैं। तो ये आपको लगता है कि गुस्सा जब किसी को आता है, जब कोई तैश की हालत में होता है, गुस्से की हालत में होता है, एज ए डॉक्टर ऑन साइंटिफिक बेसिस भी, और जो आप मज़हब का बात कर रहे हैं या मुआशरतन, तो क्या हमारा दिमाग जो है वो शैतान का यरगमाल हो जाता है? कैंट वी थिंक स्ट्रेट, कैंट वी थिंक प्रॉपरली? देखिए, केमिकल्स हैं जो ज़ोर पकड़ लेते हैं, सलाबी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो कमज़ोर पे आता है गुस्सा यानी तगड़े पे नहीं आता। जो लोग बीवी की मारपिटाई कर रहे होते हैं वो दफ्तर में दूसरे लोगों की मारपिटाई नहीं कर रहे होते, वो अपने बॉस के साथ। गुस्सा इंटेलिजेंट होता है, गुस्से की आंखें होती हैं, और गुस्सा कहीं ना कहीं पीछे इंसान इजाज़त देता है तो आता है। जब इंसान, अगर फ़र्ज़ करें वो अपनी पैराडाइम दुरुस्त कर ले, अपनी ईमानियात दुरुस्त कर ले, तो गुस्सा नहीं आएगा। चाहे जाए कि कोई शदीद बीमारी हो जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक आम नॉर्मल इंसान जो फंक्शनल है उसको गुस्सा आता है जब वो गुस्से की गुंजाइश रखता है। देखिए, फ़र्ज़ करें अगर आप अपने पास गन्स रखते हैं तो फिर आप ये गुंजाइश भी रखते हैं कि ज़रूरत के वक्त आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपकी पैराडाइम ये है कि आप कभी किसी को जान से नहीं मारेंगे, कभी किसी को ज़ख्मी नहीं करेंगे, तो फिर आप वेपन नहीं रखेंगे। तो जब आप गुंजाइश रखते हैं, और पहले से कहीं ना कहीं हमने चीज़ों की गुंजाइश रखी होती है। सर, एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया, थोड़ा सा हट के, ये आपने वेपन्स की बात की। अगर जो है खामिद ने वेपन रखा हुआ है और बीवी ने भी रखा हुआ है, तो सर फिर दोनों का तसादुम नहीं होगा? क्योंकि दोनों को पता है कि उनके पास वेपन्स हैं। अब वेपन ज़रूरी नहीं कि वो वेपन हो जिसे हम असला कहते हैं। गुस्सा भी एक वेपन है, और इस वेपन को फिर हम थप्पड़ में जब बदलते हैं या मुक्के में बदलते हैं तो वो भी तो एक वेपन ही है। और फिर जब चीज़ें हम उठा उठा के एक दूसरे को मारते हैं तो वो भी तो वेपन्स की शक्ल ही एक होती है। लेकिन अगर हम सबसे पहले ये देख लें कि गुस्सा हराम है, और इसको सिंक इन कर लें हड्डियों तक, और किसी से भी गुस्सा ना करें, और वो अल्लाह के लिए ऐसा हम करें कि गुस्सा हमने नहीं करना क्योंकि उसने इसे हराम करार दिया है। और इंसान को जब पता चलता है कि कोई चीज़ हलाल है और कोई चीज़ हराम है, और अगर वो इस्लाम का पैरोकार है और इस्लाम को मानने वाला है, तो उसके लिए इसमें बहुत वज़न पैदा हो जाता है। देखिए, लोग बहुत से रस्म और रिवाज की वजह से बहुत कुछ कर रहे होते हैं। आप कुछ कहने लगे? मैं सिर्फ वो कहने लगा थी ये केस में कि वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि तुम रोज़े गर्मियों के छोड़ देते तो सर्दियों में ना रखो, स्वाब कम हो जाएगा। वो कहते हैं कि रिस्क ज़ाया ना करो, वो गुस्से पे अपने पे काबू नहीं करते। देखिए, बाज़ औक़ात इंसान आसान चॉइसेस छोड़ के मुश्किल चॉइसेस की तरफ जाना पसंद करता है। हालांकि जब आसान चॉइसेस होती हैं तो आसान चॉइसेस की तरफ जाना चाहिए। अब ये जो पुलिस का मामला है, जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बहुत इस्टेब्लिश सिस्टम है, जिसमें घरों में जब वायलेंस होता है, जब बच्चे माँ बाप के ख़िलाफ़ या माँ बाप बच्चों के ख़िलाफ़ करते हैं, या मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा होता है, तो कोई भी पुलिस को कॉल कर सकता है। क्योंकि महज़ब मुआशरों में दींगा मुश्ती करते रहना बेहतर नहीं है, बल्कि एक जो ऑफिशियल अथॉरिटी है उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। और पिछले साल 2016 में पाकिस्तान में भी ऐसी पंजाब गवर्नर ने उसको लेजिस्लेट किया है, लेकिन अमली तौर पर हमें उसका मुज़ाहरा भी नज़र नहीं आता, और उस पर कुछ रद्द-ए-अमल भी आया। जी, बहुत रद्द-ए-अमल आया। बल्कि जो है वो जब कहा गया कि भाई बीवी को मार नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि भाई छोटी मोटी थोड़ी बहुत ही तो बीवी ने कुट ही सकते हैं ना। मौलवियों ने ये उसकी तोजी दी कि भाई औरत जो है वो पसली से निकली है, और ये और वो।
इसके पीछे उनका लॉजिक ये भी होता है ना कि इट्स अ मींस ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर योर स्पाउस। हाँ, तो कंट्रोल मतलब में नहीं रहेंगे ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत तो कुटारा तो चार डी फंसाते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान सी बात करूंगा, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा मजहबी इल्म नहीं रखता तो मैं उस पर ज़्यादा मशक आजमाई नहीं करना चाहता, पर मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि अल्लाह ताला फरमाता है माँ बाप के साथ इज़्ज़त से पेश आओ, एहतराम से पेश आओ। एब्सोल्युटली। अच्छा, अल्लाह ताला बताता है कि हमें अपने हमसायों के साथ भी हुस्न सलूक करना बहुत चाहिए। ज़्यादा। अच्छा, अल्लाह ताला कहता है मुलाजमों को वही खिलाओ जो खुद खाते हो और वही पहनाओ जो खुद पहनते हो, हुस्न सलूक करो। अल्लाह ताला कहता है कि सफ़र में हमराइयों के साथ जो है शफ़क़त से और मोहब्बत से पेश आओ। ऐसे ही अल्लाह ताला कहता है सब इंसानों के साथ अच्छा सलूक करो। और फिर क्या अल्लाह ताला कहता है घर जाओ और बीवी की पिटाई करो। थोड़ी बात है नहीं, क्या मुमकिन है? अल्लाह हम सब का केयर टेकर है जी। और घर में बंदा भी तो केयर टेकर है, बंदा भी तो बीवी का केयर टेकर है। तो मुझे बताएं कि अल्लाह जैसा सबसे बड़ा हाकिम, सबसे बड़ा हिकमत वाला ये चाह सकता है कि बंदा बीवी पे हाथ उठाए? वो खामद को कह रहे हैं कि तुम इसके केयर टेकर हो, तुम कवाम हो। और ये इस्लाम में तो बीवी महारानी होती है, ना उसको काम करने की ज़रूरत है ना उसको घर के काम करने की ज़रूरत है। अगर वो खाना खामद के लिए पकाती है तो ये वो मेहरबानी करती है, या वो खामद से इसके इवज़ कुछ तलब कर सकती है। जब वो उसके बच्चों को दूध पिलाती है तो वो खामद से उसका भी मुआवजा तलब कर सकती है। खामद उसको ये भी मजबूर नहीं कर सकता कि मेरे माँ बाप की खिदमत करो। खामद उसको बर्तन धोने पे भी मजबूर नहीं कर सकता। और अगर बीवी से खामद ये सब कुछ चाहता है तो ये मोहब्बत से हो सकता है, और बीवी ये सब कुछ अपने दिल से करे तो फिर बात है, ये इस पे मजबूर नहीं किया जा सकता। ये सारी कमांड्स इस्लाम में ही हैं, और ये इसीलिए है कि मर्दों को ये इशारा किया जा रहा है कि ये बात तुमने जहन में रखनी है कि बीवी जो कुछ भी करेगी वो एक एहसान होगा, और तुम जो कुछ भी करोगे वो एक फ़र्ज़ होगा। और बीवी के ज़िम्मे बस एक काम रखा है कि जब खामद घर आए वापस तो बीवी को देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। यानी एक रोमांटिक रिलेशनशिप है यहाँ भी एक यूनिक रिलेशनशिप है। आपके जूते कोई और पॉलिश कर सकता है, आपके खाना कोई और पका के दे सकता है, उसके लिए मुलाजम हो सकते हैं, बहुत से रिश्ते हो सकते हैं, आपके दूसरे लोग जो हैं काम कर सकते हैं, घर में आपका कमरा संवार सकते हैं, आपके माँ बाप की खिदमत आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप माँ बाप की खिदमत कीजिए ना। बीवी को जो कहते हैं माँ बाप की खिदमत करो, तो पहले तो आप माँ बाप को कुछ करें ना, तो आपकी बीवी आपके देखे देखे खुद ही आपके माँ बाप की कदर करने लगेगी। जितनी कदर आप अपने माँ बाप की करोगे उतनी कदर आपकी बीवी आपके माँ बाप की करेगी। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में कभी माँ बाप की कोई खिदमत नहीं की, जैसा कि लड़कों का शौहर है, वो माँ को भी तंग करते हैं और माँ कहती है कोई बात नहीं, वो बाप को भी तंग कहते हैं और बाप कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेरे लाडले साहबजादे हो, करो मुझे तंग। वो दावत देते हैं कि हाँ मेरी ज़िंदगी ख़राब करो, और फिर वो बीवी जब आती है तो कहता है कि मेरे माँ बाप की खिदमत करो। खुद तो ज़िंदगी भर की नहीं होती और बीवी को कहता है कि करो। और वो जो कहता है कि ये रिज़्क होता है, ये ज़ाया नहीं होना चाहिए, ये बासी टुकड़े, ये डबल रोटी, भाई तुम खुद खाओ ना, पहले तो खुद खाओ ना। तुम्हारा वज़न बढ़ा हुआ है तो और बढ़ाओ ना उसको। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच कैसे मजबूर कर सकते हैं? और बीवी बयानी होती है जो कि पढ़ी लिखी हो ताकि दुनिया में नज़र आए, हमारी शोशा बन जाए। बीवी बयानी है जो आला दर्जे की सलाहियतें रखती हो और शुरू में कहना है कि हम तुम्हारे काम के, हम तुम्हारे जॉब के भी ख़िलाफ़ नहीं है, और बाद में जॉब में रुकावटें डालना कि बच्चा जो कि माँ बाप का साझा होता है, वो जब नर्सरी जाता है तो फिर माँ अपनी महदूद आमदनी में से उसको उसके अखराजात वो देगी। और यहाँ थोड़ा बायसेस होता है, तासब होता है कि अपना बेटा जो है वो चूँकि बहुत प्यारा होता है, बेटा तो राज दुलारा होता है, तो उसके लिए तो चाँद सी दुल्हन लानी होती है और पढ़ी लिखी दुल्हन लानी होती है, और फिर उस चाँद में पूरा ग्रहण लगाना होता है। तो थोड़ा सोचना चाहिए ना, इसमें इस्लाम को ना बदनाम करें। इस्लाम में जो बीवी के दर्जात हैं वो देख के हैरत होती है, वो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। और उसकी मिस इंटरप्रिटेशन जो है ये जो लोग लेके आते हैं, पाकिस्तान में भी अमली तौर पर ये कानून नाफज नहीं हुआ जो सारी दुनिया में बड़ी कामयाबी से चल रहा है। देखिए विजडम वहाँ से फ़्लो करती है, आपकी जमहूरियत कहाँ से आई है?
ये सारे यूरोप से और ऐसी जगहों से आई है। आपके कवानीन कहाँ से आए हैं? जो आपका जो लॉ है, प्रिवेलिंग लॉ पाकिस्तान में, वो कहाँ से आया? वो डिसेंड करता है वहीं से। जी, आप बहुत सियाने हैं ना, तो फिर अपने सिस्टम को अच्छा बनाइए ना, फिर आप अपने मज़हब को बदनाम करने पे तो ना तुल जाएं। और जो बीवी के साथ ये जो ख़राब सलूक करते हैं, इसमें खामद खुद अपना मज़ा किरकिरा करते हैं जो इस रिश्ते में है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप बीवी को मनूस कहें, चुड़ैल कहें, बुरे मुंह वाली कहें, नफ़रत का इजहार करें और फिर अपनी हैवानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप किस मुंह से उसके साथ रुजू करते हैं। तो फिर आप अपनी शादी को ऐसा बना लेते हैं कि जैसे आप शादीशुदा हैं भी और नहीं भी हैं, एक ही बात है। जब तक आप अपनी बीवी के दीवाने नहीं हैं, जब तक उससे आप मोहब्बत नहीं करते, तो आपका शाम को घर आने को दिल कैसे करेगा? यही वजह है कि सीधे घर कम ही लोग हैं जो सीधे घर आते हैं। वो इधर उधर से 90 रूट से, जलेबी वाले रूट से फिर घर वापस आते हैं। तो जो बीवी से सही मोहब्बत करने वाला खामद होता है, उसको तो शाम को तलब होती है कि वो अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुँचे। अब ये जो पुलिस का सिस्टम है जी, इसका अच्छा या बुरा इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, एक खातून है जो प्रदेश में रहती है अपने खामद के साथ, जहाँ कोई बुज़ुर्ग नहीं है, ना ससुराल से ना मैके से, इंटरफेरेंस और कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ आपस की झिक होती है। बीवी आर्गूमेंट्स करती है जो नहीं करने चाहिए, बीवी अपराइजिंग करती है जो नहीं करनी चाहिए। इस रिश्ते की नज़ाकत को उस वक्त समझना चाहिए जिस वक्त आप इस रिश्ते में जाते हैं। जब आप निकाह पे साइन करते हैं तो आप अपने आप को अपने शौहर की केयर में देते हैं, तो उसकी एक लीडर की हैसियत, उसकी एक सरबराह की हैसियत को तो तस्लीम करना मस्ट है। उसके साथ ज़बान चलाना, उसके साथ ऊंची आवाज़ में बोलना, शाउट करना, बेमौका जो है अजियत देना बीवी के लिए भी किसी तौर मुनासिब नहीं है। और खामद अगर गुस्से से बात करता है तो तुर्की ब तुर्की जवाब देना मार खाने वाला काम है, तो ये उनको भी नहीं करना चाहिए। पर हैविंग सेड दैट, बीवी जो भी अपनी नफ्सियाती कश्मकश में या जज्बात में, जो कि ख़वातीन थोड़ी जज्बाती होती हैं, अगर करती है तो आप उसके ऐसे हल ढूंढे जो अकली पैमाने पे पूरे उतरे। हाथ उठाना ये जानवरों के साथ भी अच्छे लोग नहीं करते। ओके, तो जानवरों के साथ भी अगर आप शफकत का बिहेवियर रखते हैं और आप दूसरे इंसानों के साथ जो है हाथ उठाने की बात करते हैं और बीवी आगे से कहती है मार के दिखाओ, तो फिर आखिर में ऐसे हस्बैंड खुद कहते हैं, मैं आपको बताऊं ज़्यादातर हस्बैंड खुद कहते हैं कि बुलाओ पुलिस को, मैं देख लेता हूँ। उसको मुझसे बुलाओ। वो एस्केलेट हो गया ना। उसने कहा कि मार के दिखाओ, उसने मार दिया। उसने कहा पुलिस बुलाऊंगी, उसने कहा फिर बुला के दिखाओ। हाँ, तो एस्केलेट होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात जो शौहर है वो इतना बेबस होता है अपने गुस्से के हाथों कि वो खुद कह रहा होता है कि बुलाओ पुलिस को, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डीप डाउन उसके पीछे लॉजिक का पता होता है कि ये जो मैं बुरे रवैये करता हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं, मैं खुद भी नहीं रोक सकता, मैं इतना बेबस हूँ कि मैं अपने गुस्से के सामने बिल्कुल ढेर हो जाता हूँ और गुस्से में मैं बहुत उल्टी सीधी हरकतें करता हूँ और बाद में मैं गिल्टी फील करता हूँ। वो कहता है बुलाओ पुलिस को। ठीक, तो वो मशवरा जो होता है वो इस वजह से देता है कि वो भी इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है। राइट। अच्छा, जब पुलिस आती है तो ये एक अजीब सा समा होता है जब वो खामद को पूछते हैं कि तुमने मारा है, और वो कहता है हाँ मैंने मारा है। कई दफ़ा नहीं भी कहते कि नहीं मारा, छुपा भी जाते हैं। अमूमन ऐसे जो मर्द होते हैं, बहादुर मर्द, जो अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, वो बहुत बहादुर होते हैं। वो पुलिस के सामने भी कह देते हैं कि हाँ मैंने मारा है। वो इकबाल जुर्म उसकी घटती है ये कहते हुए कि मैंने नहीं मारा। वो कहता देखी जाएगी, क्योंकि वो चाह रहा होता है कि पुलिस उसे ले जाए। मैं आपको बताऊं कि वो चाह रहा होता है कि पुलिस ले जाए। वो रिफॉर्म होना चाह रहा है, वो रिफॉर्म होना चाह रहा होता है मगर बड़ा खतरनाक। पुलिस उसे ले जाती है और यहाँ से गड़बड़ शुरू होती है बीवी की गड़बड़ शुरू होती है। यहाँ से बीवी के रवैये में गड़बड़ हो सकती है। क्यों कहती है अच्छा देखा, फिर मैं तो बड़ी ताकतवर हूँ, ये तो जर्मनी है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है।
तो मैं तो ऐसी तैसी कर दूंगी, और यहाँ से उसका रवैया एरोगेंस की तरफ जा सकता है, अपनी शादी की तबाही की तरफ जा सकता है। हालांकि थोड़ी ही देर पहले वो अपनी बेबसी में करा रही थी, और पुलिस जब आई थी तो ये तहफ़्फ़ुज़ था, ये उसके हाथ में पुलिस बतौर वेपन नहीं आई थी। पुलिस की जो ताकत उसके साथ जुड़ी थी ये उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, वो किसी की तबाही के लिए नहीं थी। और बीवी को ठंडे दिल से उस वक्त ये सोचने की ज़रूरत होती है कि मैंने पुलिस की इंटरफेरेंस से सिर्फ फ़ायदा हासिल करना है, नुकसान हासिल नहीं करना। और वहाँ चूँकि ये ऑन गोइंग सिस्टम है और अमूमन वार्निंग दे के पहले छोड़ा जाता है, और बंदे को भी फिर उसका दबाव होता है कि दोबारा ऐसा हुआ तो मेरी बीवी दोबारा पुलिस को बुला सकती है। लेकिन फिर बीवी भी बहुत सी जज्बाती कैफियत में चली जाती है। उसे पता होता है कि यहाँ रियासत माँ के जैसी है और रियासत उसकी परवाह करने वाली है, तो वो भी इस बात की परवाह नहीं करती कि उसका शादी का जो रिश्ता है वो चलता रहे। और वो एरोगेंस में और गुस्से में कुछ ऐसी बातें भी साथ कह देती है आने वाले चंद दिनों में कि फिर उनका साथ रहना दुश्वार हो जाता है। और ये भी देखने में आया है कि जहाँ लड़की पुलिस की मदद हासिल करती है जी, वहाँ वो बाद में ऐसे रवैये तजावज़ वाले करती है जहाँ से उसकी अपनी शादी उसके हाथों ख़राब होती है। जबकि जो सिस्टम है यूरोप में वो सेन है, वो सिस्टम पागलपन का सिस्टम नहीं है, वो शादियों की बर्बादियों का सिस्टम नहीं है। वो बुला के पूछते हैं कि आपके क्या हालात हैं, और फिर आपको काउंसलिंग ऑफ़र करते हैं, फिर वो आपकी खैर खबर पूछते रहते हैं। क्योंकि देखिए इस्लाम में है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ा होता है जी, तो दोनों जानिब का एक एक बुज़ुर्ग बैठ के बात करता है और मियाँ बीवी उसकी बात तवज्जो से सुनते हैं। ये मजहबी फरीज़ा है कि जब भी मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ा पैदा होता है तो वो अपने आप को सबमिट करते हैं एक ऐसे बुज़ुर्ग के साथ जो दोनों जानिब से एक एक होता है, और उसकी बात को सुनना उनके लिए लाजिम है। और वो जब बुज़ुर्ग बात करते हैं तो वो अलहदगी की बात नहीं करते, बल्कि वो निबाह की बात करते हैं। और जो पुलिस होती है यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी, तो उनका ये सारा एक सिस्टम है जिसके तहत वो मदद करना चाह रहे होते हैं। लेकिन बीवी इस हद तक सिर्फ मदद लेना चाह रही होती है कि देखा तो मैंने मारना है ना, फिर जो मेरा वेला आंदा तो मैं तेन अंदर करा दूँगी। तो इस तरह खामद अपने गुस्से की वजह से मारता है, बीवी अपने गुस्से की वजह से खामद को नुकसान पहुँचा रही होती है। ऐसे में किसी किस्म का इम्कान उस शादी के चलने का और खुशहाली का बहुत कम हो जाता है। उसमें दोनों को गुस्से की बजाय किसी ऑल्टरनेट पॉलिसी पे जाने की ज़रूरत होती है। तीसरा रास्ता, और वो रेजोल्यूशन का रास्ता है जिसमें जैसे खामद सोचता है कि मैं बहुत तगड़ा हूँ और मैं बीवी को खिलाता हूँ, ये मेरे पे कोई बोझ है या इस तरह की बातें करती है, तो फिर बीवी सोचने लगती है कि मैं अपना कमाती हूँ और ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई कुछ कह सके। तो वो फिर हद से बाहर निकल जाती है। जब पहले खामद हद से बाहर निकलता है और फिर बीवी हद से बाहर निकलती है तो फिर फासले बहुत बढ़ जाते हैं, पोल्स अपार्ट। सो किसी सिस्टम को हम अपने बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पुलिस आती है तो वो माँ बाप की तरह होती है और वो उस सिस्टम में बहुत ट्रेंड लोग होते हैं, उनका ये रोज़ का काम होता है। उनके साथ फैक्चुअल बात करनी चाहिए, उनके साथ कंप्लाइंस करनी चाहिए, लेकिन अपने रिश्ते को संवारने की खातिर ये सब कुछ करना चाहिए। अगर आपने अपने रिश्ते को बिगाड़ना है तो फिर पुलिस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सीधा कोर्ट में चले जाओ, जाएं, अलहदगी करें और अपनी अपनी दुनिया में रहें। फिर पुलिस के तमाशे करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पुलिस को बुलाते हैं तो इसलिए नहीं बुलाते कि आपने तबाह होना है, फिर आपने इसलिए बुलाना होता है पुलिस को कि आपने किसी ढांचे में आना होता है, किसी स्ट्रक्चर में आना होता है, किसी अक्लो फ़हम के अंदर आना होता है और ऐसे लोगों के सुपुर्द अपना मामला करना होता है जो कि ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जिनकी ट्रेनिंग होती है, जिनके पीछे बहुत ज़्यादा माहिरीन नफ्सियात उनकी मदद कर रहे होते हैं और
उनकी साइकोलॉजिस्ट की मदद भी हासिल होती है, और अगर वो काउंसलिंग एडवाइस करें तो बीवी का भी उतना ही फ़र्ज़ है काउंसलिंग लेने का जितना कि खामद का। ऐसे मौके पे बीवियाँ अक्सर कहती हैं कि नहीं, प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम उसमें है। मियाँ बीवी के झगड़ों में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि 90% मियाँ बीवी किसी भी झगड़े में दूसरे को 100% कसूरवार समझते हैं। ऐसा नहीं होता, ताली दोनों हाथों से बजती है। कभी किसी झगड़े में एक आदमी मुकम्मल कसूरवार नहीं होता। खामन बात करता है, मैं थप्पड़ मारूंगा, बीवी थोड़ा सा बीच में तोरा मिसरा दे देती है कि मार के दिखाओ। अच्छा, बीवी खामोश रह सकती है, बीवी डिस्टेंस पे जा सकती है, बीवी किसी दूसरे कमरे में जाके अपने आप को लॉक कर सकती है कि मैं महफूज हो जाऊं। बीवी रिक्वेस्ट कर सकती है कि मैं आपके तगड़ेपन को मानती हूं, आप मुझ पे हाथ उठाएं तो मैं इस बात को समझती हूं कि मुझे तकलीफ़ होगी, मैं जवाबी तौर पर हाथ नहीं उठा सकती क्योंकि आप मेरे खामद हैं। तो ऐसे मौके पे कुछ ऐसी बातें की जा सकती हैं जिससे हस्बैंड का गुस्सा सिर्फ 1% कम हो जाए, क्योंकि जब हस्बैंड का गुस्सा 1% कम होगा तो मार नहीं पड़ेगी, तो वो मार नहीं पड़ेगी। तो एक आखिरी जो कंट्रीब्यूशन है छोटी मोटी वो बीवी देती है तो यहाँ तक नौबत पहुँचती है। तो मैं समझता हूँ कि बैलेंस्ड व्यू ये है कि अगर घरों को संवारना है तो एनिमल बिहेवियर से निकलना होगा। गुस्सा, हाथापाई, गुर्राना, चीखना चिल्लाना, ये एनिमल बिहेवियर्स हैं। ह्यूमन बिहेवियर है बात को सुनना, समझना, सोचना, बोलना, बताना और फिर वापस समझना। दूसरा जब बोल रहा हो तो गौर से सुनना, बीच में इंटरप्ट ना करना और बातचीत पे छोटे छोटे वक्फे देना, जैसे कि आप सोच रहे हैं। गुफ्तगू को मुसलसल जारी रखने की बजाय बीच में मौके देना दूसरे को कि चलें पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर भी हम बाद में बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी बातचीत हम एक ही गो में करें, कुछ बात हम कल सुबह कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं। डंग ही निकल जाएगा बात का, डंग ही तो निकालना है ना इजाज़ भाई। शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते में डंग का क्या काम। मियाँ बीवी दुनिया का सबसे खूबसूरत, अहम और मुसलसल रिश्ता है, एवरीडे बुनियाद पर भी और पूरी लाइफ की बुनियाद पर भी। और जो लोग इस रिश्ते के लिए एलिजिबल हैं वो वही हैं जो पहले ये सारी बातें सोच समझ के इस रिश्ते में जाते हैं और पहले कुछ सीख लेते हैं, जिसे अदब अदाब सीख लेते हैं, इस रिश्ते के मैनर सीख लेते हैं, इस रिश्ते के एटिकेट सीख लेते हैं, तो फिर ही वो क्वालिफाई करते हैं कि इस रिश्ते का एडवेंचर करें। तो महज उम्र के लिहाज से बालिग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप इस रिश्ते में चले जाएं, आपको अकल के लिहाज से भी बालिग होने की ज़रूरत होती है। सर ये बैचलर्स डिग्री के बाद कोई मैरिज डिग्री जो है वो कहते हैं बैचलर्स पे मास्टर्स डिग्री, पीएचडी, तो ये इस तरह के तो कोई कोर्स ऑफ़र कहीं ना हार्वर्ड में, ना पाकिस्तान में, ना लम्स में, ना पंजाब यूनिवर्सिटी में, ना जामिया कराची में, कहीं होते ही नहीं ऑफर। बहुत जगहों पे होते हैं, अब तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप गूगल पे चले जाएं और यूट्यूब पे चले जाएं और आप लिखें कि मेरी शादी होने वाली है, कोई गाइडेंस, तो आपको बहुत सी गाइडेंस मिल जाएगी। आपके करने के लिए बहुत से ऑब्वियस काम मिल जाएंगे। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे बहुत सा मवाद है, आपके फेसबुक के विलिंग वेज के पेज पे बहुत सा मवाद है जो शादी के डिफरेंट पहलुओं का अहाता करता है कि जब माली परेशानियां हो तो अपनी मोहब्बत को कैसे बरकरार रखें, जब आपकी शादी को वक्त के इम्तहानात का सामना हो तो क्या करें, जब लोग आपकी शादी में रखना डालते हैं और शैतानी काम करते हैं, आपके मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़राब करते हैं, तो आप कैसे निपटें। तो सब कुछ तो हमारे मौजूद है। मुझे बताएं आपको कहाँ कहीं घर से बहुत दूर जाने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत लिख देते हैं गूगल पे तो जवाब आता है, और अगर आपको लगता है कि जवाब अप्रोप्रिएट नहीं तो आप अपने सवाल की तरफ नज़र डालें, तो सवाल को थोड़ा बेहतर बनाएं, कोई टर्म्स ऐसी लिखें, अपनी ज़रूरत का इजहार करें, तो बहुत जल्द आप ऑथेंटिक वेबसाइट्स तक पहुंच जाएंगे। हर चीज़ जो गूगल पे होती है वो कारआमद नहीं होती, पर कारआमद कौन सी चीज़ है ये आपकी आंख पहचानती है। तो आप अच्छे और बुरे को जब बुनियादी तौर पर समझते हैं तो आप ज़रूर पहचान लेते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके काम की है और कौन सी चीज़ आपके। तो ये अब्दुल रज़ाक साहब ने जो मसला बयान किया है, आपकी बातों से मुझे ये खुश आइंद खुशबू आ रही है
कि गो के 8 साल हो गए, शादी बदमज़ा होने लगी है इनकी बेटी और दामाद की, मगर टर्न अराउंड हो सकता है? बिल्कुल बड़ी आसानी से हो सकता है। अब्दुल रज़ाक साहब जिस पोजीशन में हैं, यानी उम्र के जिस हिस्से में हैं, फितरी तौर पर मैं तसव्वुर करता हूँ कि वो गुस्से से काम नहीं लेते होंगे, तहम्मुल आ गया होगा। अगरचे बेटी का मामला जब इस तरह बिगड़ता है, जब आप टेलीफोन पे बेटी की चीखों की आवाज़ सुनते हैं तो आपकी रूह भी चीखने लगती है, आपको बड़ी मुश्किल का सामना होता है। क्योंकि फिर आप मामलात को जब आगे चलाते हैं तो आप सोचते हैं कि आज का गोल क्या है या आगे आने वाले दिनों में आप क्या चाहते हैं। तो जब आप अपने गोल के साथ फेथफुल होते हैं तो आपका गुस्सा कहीं पीछे रह जाता है, लेकिन जब आप अपनी अना के साथ फेथफुल होते हैं तो फिर आप दूसरों के काम बिगाड़ देते हैं। और इसीलिए बेटियां बाप को या भाइयों को इस मामले में शामिल नहीं करती कि ये पता नहीं फ़ायदा कुछ कर पाएंगे कि नहीं, कहीं मेरा कोई नुकसान ही ना कर दें। और वो बातचीत जब करें अपनी बहन या बेटी के बारे में तो उससे मैंडेट ज़रूर लें कि वो चाहती क्या है। आप क्या चाहते हैं ये अहम नहीं है, आपकी बेटी क्या चाहती है ये बहुत अहम है। और उसकी ख्वाहिश को समझें कि वो कैरी ऑन करना चाहती है। मत करें कि तुम शादी ख़त्म कर दो, तुम घर वापस आ जाओ। हाँ, आप एक बात कर सकते हैं सरसरी तौर पर कि बेटा आप कोई इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हो अपने खामद के साथ, या ससुराल में आप आना चाहो तो बाजू भी खुले हैं और घर भी खुले हैं, लेकिन अगर आप इस शादी को संवारना चाहें तो मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। और फिर साथ होने का मतलब साथ होना है। फिर आप दूसरे की ज़रूरत को देखते हैं, अपनी अना को नहीं देखते। फिर आप जहाँ बेटी के साथ बात करते हैं वहाँ आप दामाद के साथ भी ऐसे बात करते हैं जो आपका दर हकीकत में बेटा है, और ये बेटा आपने चुना था, आपका अपना बेटा आपने चुना नहीं था, वो कुदरत ने आपको दिया था। तो सन इन लॉ बहरहाल आप चुनते हैं, आपको चुनाव की सलाहियत दी थी, आपने वो एक्सरसाइज की थी, और अगर आपने चुना था तो फिर आप उसको सन इन लॉ ही समझें। और सन इन लॉ जो है बेटे से अलग एक खूबसूरत रिश्ता है, उसे बेटा ना कहें, सन इन लॉ ही कह लें, यानी आप उसे दामाद ही कह लें। लेकिन जिसे आप बेटी जैसा तोहफ़ा देते हैं, जिसे आप दिल का टुकड़ा देते हैं, तो फिर आप उससे प्यार भी करते हैं, फिर आप उससे मोहब्बत भी करते हैं, उसकी डिग्निटी का भी ख्याल रखते हैं। फिर आप उसके साथ जो है गुस्सा नहीं करते, क्योंकि गुस्सा तो वो करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो जब आप गुस्सा करते हैं तो फिर आपको क्यों अच्छा लगता है। तो फिर अपने गुस्से पे काबू पा के, मेरा ख्याल है आपको वक्फे का इशारा हो रहा है तो जी, बल्कि अब इजाज़त लेते हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि वी हैव काफ़ी जो है, अगर बात समेट लें हम इसको 6:40 पे हम चले गए हैं। अच्छा जी, और मेरा ख्याल था कि शायद आपके को वक्फे का टाइम हो रहा है। बस तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो उन्होंने खुद ही कहा कि उनकी बेटी इस रिश्ते को निभाना चाहती हैं, चलाना चाहती हैं, और महज इस वजह से नहीं चलाना चाहती कि उनके बच्चे हैं जी, या महज वो ये नहीं सोचती कि दुनिया क्या कहेगी, बल्कि वो अपनी शादी को एक खूबसूरत रिश्ता नए सिरे से बना के अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि फ़िज़िकल अब्यूज़ ना हो। तो जो मुज़ाकरात होंगे नेचुरली, जब सूरत हाल है पुलिस इन्वॉल्व हुई है तो मुज़ाकरात भी होंगे। तो बेटी को अब थोड़ा हम्बल होने की ज़रूरत है। जब आप किसी के साथ पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर आप लकीरें नहीं निकलवाते। जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो आप उसे दीवार के साथ नहीं लगाते। आप अपने उस रिश्ते का एहतराम जो है वो सरफेस पे रखते हैं, बिल्कुल जैसे फूलों के ऊपर शबनम के कतरे होते हैं। तो उसी तरीके से आप जब बात करते हैं हस्बैंड से जी, तो आप एहतराम से नज़रें झुका के बात करते हैं। तो बेटी को आप इस बात पे थोड़ा माजरत भी करते हैं कि आपको ये एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा, लेकिन आप इस पे अपोलोजेटिक नहीं होते। आप कहते हैं कि असल वजह से आपको जो तकलीफ़ पहुंची है वो इस वजह से नहीं पहुंची कि मैंने पुलिस को बुलाया जी, आपको तकलीफ़ इस वजह से पहुंची कि आपने मेरे ऊपर बार बार हाथ उठाया जी, और मुझे इस दर्जे मजबूर किया कि मैं अपने बचाव के लिए पुलिस को इन्वॉल्व करूं। और मैं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट को एरोगेंटली इस्तेमाल नहीं करना चाहती, गुरूर के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मैं झुकाव के साथ
ये काम करना चाहती हूँ। मुझे आपकी खुशनुदी भी अजीज़ है, मुझे आपके साथ ज़िंदगी भी अजीज़ है जी, लेकिन मैं इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि आप मुझ पे जिस्मानी तशद्दुद करें या हाथ उठाएं। मैं इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि आप मुझे नफसियाती तौर पर हरासा करें या मेरे ख़ानदान को बुरा कहें। मैं इस बात पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि मैं जो काम काज करती हूँ और फ़आल हूँ और एम्पावर्ड वुमेन हूँ, मैं ये भी जारी रखना चाहती हूँ। मैं अपनी तालीम व तरबियत भी जारी रखना चाहती हूँ। आप अगर जो खुशी से पैसे मुझे देना चाहें वो ठीक है, जो आप खुशी से नहीं देना चाहते वो मैं लेना भी नहीं चाहती। मैं अपने रुपए पैसे पे सरवाइव करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये ह्यूमिलिएशन नहीं चाहती कि आप मुझे बासी चीज़ें खाने पे मजबूर करें। मैं आपसे बेहतर की तवक्को रखती हूँ। नीचे आप हैं और ऊपर खुदा है, वो भी मेरा केयर टेकर है और आप भी मेरे केयर टेकर हैं। आपको भी, आपका भी दिल चाहता है कि मैं आपको खुदा जैसा समझूं, तो फिर आप थोड़ा खुदा जैसा बन के मिजाजी खुदा समझे, मिजाजी खुदा नहीं। और थोड़ा फिर खुदा जैसा बन क्यों नहीं जाते? जिनको खुदा बनने का शौक़ होता है तो वो खुदा की सिफात क्यों नहीं अपनाते? तो फिर थोड़ा इस तरह आगे बढ़ते हुए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वंस जब कोई खातून इस मसले में पुलिस को कॉल करती है तो पुलिस का जो इस मामले में दखल देना है, आखिरकार आपको उसका फ़ायदा ही पहुंचना चाहिए, वरना तो शायद ये पुलिस का दखल देना जो है बदनाम होकर रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सदाकत, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। नाजरीन, मेरा ख्याल है कि जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, मसला जो था काफ़ी गंभीर, गुत्थियों वाला, उलझा हुआ था, मगर डॉक्टर साहब कोई भी मसला हो सुलझाया जा सकता है, बहुत नीयत होनी चाहिए। सिर्फ नीयत ये होनी चाहिए कि एक ही दिन में नहीं सुलझेगा, कई दफ़ा मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, गुस्से से बच के चलना पड़ेगा और अना बीच में नहीं आएगी और आपने दिल की बात आप सामने दूसरे के रख देंगे और दूसरे को दिल की बात करने देंगे। जो शेयर्ड पूल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है दो लोगों के दरमियान, जब वो बीच टेबल पे आ जाता है तो सोल्यूशन खुद ब खुद उभर के उस तरह ऊपर आते हैं जैसे दूध के ऊपर मलाई। डॉक्टर साहब, कल आप इंशाल्लाह ट्रैवल कर रहे होंगे, तो हमारे नाज़रीन जो हैं विलिंग वेज पे कल आप शिरकत नहीं कर सकते हमारे प्रोग्राम्स में, गो कि हमारे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स तो चलते रहेंगे। सो इफ़ यू वुड लाइक टू विश ईद to people who are celebrating it today and those of us who are celebrating it tomorrow? देखिए, मेरे नज़दीक तो ईद उल अज़हा बड़ा सिंपल सा मैसेज देती है और वो मैसेज है कि बंदे को खुदा के हुक्म का पाबंद होना चाहिए और बेटे को बाप के हुक्म का पाबंद होना चाहिए। ये एक सिंपल सा मैसेज है कि अल्लाह ने इशारा दिया तो एक बंदे ने कहा कि अल्लाह का इशारा है, उसने बेटे को कहा कि मैं तुम्हें कुर्बान करना चाहता हूँ। उसने कहा कि अल्लाह का हुक्म है तो बिस्मिल्लाह पढ़िए और मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। और अल्लाह ताला ने इसको फिर एक खूबसूरत त्यौहार की शक्ल दे दी कि हर साल हम याद करें कि एक तो अल्लाह का हुक्म है, हम उसके पाबंद हैं, और दूसरा फिर बाप का हुक्म है, उसकी बड़ी हुर्मत है, बड़ी उसकी इज़्ज़त है, और बाप के सामने सर तस्लीम खम करना जो है वो बहुत जज्बे की बात है, बड़ी इज़्ज़त की बात है और बहुत ही नेकी की बात है और जन्नती होने की बात है। और ये जो हमने ईद उल अज़हा को शोशा का रंग दे दिया है, जिसमें हम बकरे, छतरे और गाय और बैल और ऊँट की बात कर दी और फिर गोश्त का लेन देन, फिर गोश्त की बातें, ये उसका असल नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, ये इसको हमने गलत ट्रांसलेट कर दिया है। हमें इसकी जो ओरिजिनल स्पिरिट है उसकी तरफ वापस लाना होगा कि जो बाप ने हुक्म दिया है तो वो भी मानना होगा और जो खुदा ने हुक्म दिया है तो वो भी मानना होगा। थैंक यू वेरी मच। मिस हिरा, आप कल आ रही हैं या परसों आ रही हैं? परसों आ रही हैं। तो इफ़ यू वुड ऑल्सो लाइक टू चिप इन, अगरचे छोटी ईद पे चांद रात होती है, इस पे नहीं होती। ठंड लग रही है आपको? ये एसी काफ़ी आपको फ्रीज कर रहा है। सो यू वुड लाइक टू से समथिंग जस्ट एज अ पार्टिंग नोट? सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि सेलिब्रेशन जो है हम जिस चीज़ पे करते हैं उस चीज़ पे बेसिकली नहीं करनी चाहिए।
सेलिब्रेट उस चीज़ को करना चाहिए जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया और उन्होंने माना। तो इसी तरह अगर हम भी अल्लाह के सारे अहकाम को मानते चले जाएंगे, जिस तरह सर आगे एक्सप्लेन कर रहे थे कि अल्लाह ने तो कहा है कि गुस्सा हराम है, और जिस तरह सर्वेंट्स को 70 दफ़ा माफ़ करो, अगर हम उस पैटर्न पे चल रहे होंगे, सारे स्टेप बाय स्टेप अहकामात को फॉलो कर रहे होंगे, तो रिज़ल्ट में हो सकता है कि हमसे कोई गलती ना हो। जिस तरह अगर वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि बीटिंग कोई हस्बैंड कर रहे हैं, तो अगर हस्बैंड इस्लाम पे चल रहे हैं और उन सारे अहकामात को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये टेंडेंसी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ठीक। तो पिक एंड चूज़ जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। और जिसे कहते हैं ना, एक जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं कुछ जो गो के आपके अगेंस्ट भी जा रहे होते हैं, आपकी नेचर के इंस्टिंक्टिव नेचर के अगेंस्ट भी जा रहे होते हैं, कुरानिक टीचिंग्स के अगेंस्ट भी जा रहे होते हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए अडॉप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सोसाइटी में बाकी सब लोग भी कर रहे हैं। Thank you very much. बहुत अच्छा। Dr. Sadakat, once again, thank you very much. Have a safe journey. Ms. Hira, inshallah, see you day after tomorrow. Yes, sir. And both of you, may you have a beautiful, very good Eid. दोनों आप अल्लाह करे कि अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, we will miss you on Eid. अल्लाह आपको खुश रखे और आपको बकरों के साथ बकरा ईद। I can hear अपने चारों तरफ से आवाज़ें। नाजरीन, इसके साथ ही डॉक्टर इजाज़ कुरैशी को भी इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मे यू हैव अ जॉयस ईद। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।